सुन रहा था उसमें ये बात आई थी कि आज तक भारत के अंदर देश की आजादी के बाद में एक किसी को उपलब्धि गिनाने की बात कही जाए तो कौन सी उपलब्धि हो, तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग व्यू रखे, लेकिन जो वैज्ञानिक था उसने कहा कि एकमात्र उपलब्धि है इस देश की, वो है कि हम फूड सिक्योरिटी में आत्मनिर्भर हो गए। जो हमारे देश की मुख्य समस्या थी, जिसमें चीन से हम आगे निकले हैं। चीन में माओ ने 30 लाख लोग मरने के बाद में उसके फूड सिक्योरिटी रिकवर हो पाई, और भारत ने बिना कोई ऐसे किए शास्त्री जी के नारे के साथ भी फूड सिक्योरिटी के तहत हम आत्मनिर्भर हुए। ये भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब इस कृषि के क्षेत्र को जब फूड सिक्योरिटी हुई तो उस वीडियो को मैं सुन रहा था, तो उसके अंदर मुख्य बात ये उभर के आई कि जो फूड सिक्योरिटी रिकवर की गई उसके अंदर जो मुख्य बात थी, ऊपर छत पे यही बीमार है, तो मुख्य बात ये थी उसमें कि एक एक्सटेंशन का कोई मुद्दा बना, और एक्सटेंशन के तहत ही सारा हुआ। तो सरकारी एक्सटेंशन जो था वो खत्म होकर के प्राइवेट एक्सटेंशन यानी यूनिवर्सिटीज खुली, उनके नीचे सरकारी तंत्र किया गया, और स्वामीनाथन का जो ढांचा था उसके हिसाब से चलते चलते ये स्थिति हुई कि उस एक्सटेंशन में इंटरवेन किया गया प्राइवेट एक्सटेंशन को। आज करीब 1,60,00,000 कर्मचारी एक्सटेंशन के भारत में एग्रीकल्चर से हैं, प्राइवेट के उससे 2.5 गुना है। यानी एक गवर्नमेंट का कर्मचारी भी आपको बता रहा है कि ये बीज लो, ये काम करो, ये करो, और वो यूनिवर्सिटी के मार्फत है। और इधर अडानी और इन लोगों के मार्फत जो एक्सटेंशन का सेटअप है कि ये बीज खरीदो, ये चीज खरीदो, ये ढांचा एक अलग खड़ा है। अब इस सारे ढांचे के अंदर स्थिति ये हुई कि इन लोगों ने अपना एक्सपोर्ट का मामला बढ़ाने की नीति से सारा काम किया, और इधर इन लोगों ने फूड सिक्योरिटी के माइंडसेट से काम किया कि भारत के लोगों को अनाज मिल जाए, ये बात थी। लेकिन वस्तु स्थिति ये हुई कि वो जब प्राइवेट और ये दोनों एंटर हुए इस एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो एंटर होने से अब आज की तारीख में जो ये मोदी एरा है, इस मोदी एरा के अंदर प्राइवेट के लोग भी आपके साथ एफपीओ, एफपीसी, पैक्स और इनके मार्फत आ रहे हैं, और एक्सटेंशन वाले जो रिटायर नहीं हुए हैं, ज्यादातर हो गए, लेकिन जो रिटायर नहीं हुए हैं सरकार के हिसाब से वो भी अपनी टांग अड़ा रहे हैं। इधर यूनिवर्सिटी वगैरह ये लोग भी अपने कर रहे हैं। अब ये बात आते आते उभर करके जब मैं डेटा ले रहा था तो उसमें ये बात उभर के आई कि ये जो लोग हैं इन्होंने गेहूं की कोई वैरायटी नहीं निकाली, कपास और दूध से तेल, तिलहन और इनमें अंदर इनका बड़ा दखल रहा, और इन्होंने अपना आप में रिसर्च की और पेटेंट किया और उस माल को एक्सपोर्ट करना। इधर से इन्होंने जेनेटिक मॉडिफाइड और वो ले चीज ला करके भारतीयों को खिला देना, इधर ये चीज लेकर के एक्सटेंशन करके और लोगों को फार्म हाउस लेके क्लस्टर बना के या किसी तरह से खेती पे एक इनडायरेक्टली धीरे 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 एक कब्जा जिसको कह सकते हैं वो होना शुरू हुआ। इन सारी परिस्थितियों के अंदर जो है, जब एक्सपोर्ट शब्द आया है और इंपोर्ट शब्द आया है, तो वहां डॉलर अपने आप में बहुत भारी महत्व रखता है, जिसको रूपचंद जी इस बात को बहुत अपने गहराई से सोशल कंसेप्ट पे और बायो ह्यूमन के तहत किस तरीके से डॉलर का एक सेटअप है वो बताएंगे। मान साहब आज चूंकि राजस्थान में नेट बंद है आज परीक्षा के कारण से, इसलिए राजस्थान के लोग बहुत कम जुड़ पाएंगे, बाहर के लोग ही हम अपना डिस्कशन करेंगे। इन सारी परिस्थितियों के अंदर हम देखें तो प्राइवेट के लोग जैसे नील की खेती की कहानी थी, उसी तरह से ये लोग कह रहे हैं भाई हमारी चॉइस और हमारे मकसद की खेतियां तुम करो, तुम्हारा अनाज पैदा करना इसकी एमएसपी छोटे मोटे करके ये पीडीएस वाला जो 5 साल का भी फड़ंगा डाला है, तो उस मामले में ये आत्मनिर्भर तो हो गए, लेकिन इसकी ओर तवज्जो नहीं है। अब मेन जो उस मीटिंग का जो फाइनलाइज ये था कि हमने फूड सिक्योरिटी को जो
कंट्रोल किया या फूड सिक्योरिटी हमने गेन की, उसके अंदर हमारा सरकारी तंत्र का अहम योगदान था। और अब वो फूड सिक्योरिटी यदि कोलैप्स हो गई इस जनसंख्या में तो बहुत भारी प्रॉब्लम होगी। तो इधर ये दूसरे वाले कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम बाहर से चीज लाके आपको खिला देंगे। जैसे पाम ऑयल का अभी 35% से 0% इस आयात करने के लिए इन्होंने अभी अभी कर दिया, तो पाम ऑयल आ जाएगा, तेल आपको मिल जाएगा, दूसरी चीजें भी आ जाएगी। यानी मार्केट की इंटरनल इन लड़ाइयों में भारत का आदमी, यदि हम प्रो ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के बजाय ये कंज्यूमर मान रहे हैं, कंज्यूमर को चाहे जो चीज खिला लो, ह्यूमन नहीं कह सके उसको ऐसा मान रहे हैं कि भाई इसको कुछ भी खिला देंगे हम। ये सारी परिस्थितियों को हम यहाँ आज के विश्लेषण में लेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर को टच करते हुए एक्सपोर्ट इंपोर्ट, क्योंकि उसमें अंदर ये था कि मैं वीडियो पढ़ रहा था जिसमें कहा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंडिया चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन चाइना उसको कोई कंट्रोल, चाइना का ये नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना ने इतना क्वांटम जंप लगा दिया है मैन्युफैक्चरिंग में कि आज की तारीख में दुनिया का कोई देश मैन्युफैक्चरिंग में चाइना को नहीं दबा सकता। हथियार और दूसरी चीजों के अंदर या दूसरे किसी कारणों से तो अमेरिका ये लोग कर सकते हैं, यूएई वगैरह, लेकिन सारे के सारे जो चाइना ने जो मैन्युफैक्चरिंग को जो कब्जे किया है, जो मशीनरी इक्विपमेंट है, उसके अंदर चाइना यदि टांग अड़ा, ये भारत यदि टांग अड़ाता है तो फ्लॉप होगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर के दे ये फ्लॉप हो रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर इधर आपका चल ही रहा है। अब हमारे पास में विकल्प ये बनता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को हम किस तरीके से करें कि एक प्राइवेट पूरी की पूरी यूनिट आपके बीच में इंटरवेन कर रही है और आपको वो चीजें पैदा करवा रही है, और उसका एक्सपोर्ट का ढांचा लेकर के डॉलर लेने के अंदर लालायित है, क्योंकि बिना डॉलर के हम कुछ दुनिया में जो है व्यापार का ढांचा ही नहीं खड़ा कर सकते। अब मुद्दा ये बन रहा है कि हम मैं इस बात से दोनों के कंपैरिजन के बाद में इस बात के लिए ला रहा हूं आपको मैं कि क्या हम इस डॉलर की प्राप्ति के लिए, एक तरीका तो ये है कि हमारे कुछ लोग बाहर जा रहे हैं, वो यहाँ डॉलर भेजेंगे, थोड़ा सा इकट्ठा हो गया। कुछ हमारे पास में डॉलर का ये हो कि जैसे जापान और चाइना ने अपनी करेंसी को डीवैल्यूट करके और अपना एक्सपोर्ट बढ़ाया, तो हम क्या एक्सपोर्ट बढ़ा करके डॉलर प्राप्त कर लेंगे। और दूसरा कोई मेथड ये है कि हमने टूरिज्म के अंदर, मोदी गवर्नमेंट ने बहुत भारी काम किया है, तो टूरिज्म के अंदर फॉरेनर्स आएंगे, कुछ डॉलर लेके आएंगे और हमारे यहाँ कुछ देख के चले जाएंगे। इन सारी व्यवस्थाओं के अंदर हम अपना कवायद कर रहे हैं, लेकिन आदमी की तौर पे या इस तरीके इस माइंड सेट पे हम नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से हमारा ये सिस्टम चलेगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इन चार पिलर के ऊपर हम अपनी बात को केंद्रित रखेंगे, और इसके अंदर ह्यूमन और जो भी खाद्य पदार्थ हैं उनकी प्राथमिकता, और बाकी हमने डिजिटल के अंदर हमने कोशिश की है कि हम डिजिटली कुछ लोगों को बाहर भेज के कुछ डॉलर ले आएंगे। साउथ अफ्रीका वगैरह के 16 देश हैं, उनके अंदर अपने भेजने की तैयारी की। ये मोटा मोटा इकोनॉमिक मॉडल मैंने जो स्टडी की और मैंने जो पढ़ा ये बात पकड़ के आई। अब मैं आपको रूपचंद जी के पास लेके जाऊंगा, क्योंकि हमारे मुख्य पैनलिस्ट वो मान साहब और रूपचंद जी दो ही थे, और दोनों में से एक वो नेट के कारण से हाजिर नहीं हो पा रहे हैं, मुझे लगता है कि परीक्षा के कारण से उनका नेट नहीं चल रहा होगा। तो रूपचंद जी मुझे ये बताओ कि इस डॉलर की बला से, क्योंकि रुपया तो हमारा रूस ने भी नहीं लिया, तेल नहीं दिया, रुपया लेके कहीं बाजार में उतरे तो हमें कोई पूछने वाला नहीं। इधर इनका गवर्नमेंट का ये ढांचा कह रहा है कि हमारे ब्रिक्स में भी हमने एक नई करेंसी की कल्पना कर ली, दूसरी जगह भी कर ली। इन सारी परिस्थितियों में वस्तुतः रुपया चल नहीं रहा है, लेकिन जबरदस्ती ये गवर्नमेंट कह रही है कि रुपये से हम बहुत कुछ कर लेंगे। हमारे मोदी जी जो है रुपया इस तरह से चला रहे हैं कि दुनिया के अंदर हमारा रुपया छा जाएगा। ये वास्तविकता ही नहीं है, क्योंकि कोई दूसरे लोग भी हैं जो बात को बताते हैं। इन दोनों के बीच में हम भी अपना चिंतन एग्जिस्ट करेंगे, इंटर करेंगे कि क्या हम इस बात को सोचते हैं। तो रूपचंद जी आप ये बताइए कि हम डॉलर कैसे प्राप्त करें,
डॉलर नहीं प्राप्त हो तो भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा। दुनिया के लोग डॉलर के प्रति लालायित है, तो हम इस रुपये का करें क्या। रुपये की करेंसी हमारी कई बार डॉलर के अगेंस्ट में 84.30 तक पहुंच चुकी है। इन सारी परिस्थितियों में क्या इकोनॉमिकली फ्लॉप हो जाएंगे, और फ्लॉप हो गए तो हम फिर तेल कहां से लाएंगे, ये हमारा पाम ऑयल कहां से आएगा, तेल और दालें ये कहां से आएगी, आदमी भूखे मर जाएगा। ये बड़ी परिस्थितियां हमारे सामने हैं। तो ओवर टू रूपचंद जी। सबको नमस्कार। पहले तो आपके सामने एक डॉलर का परिदृश्य रख देते हैं वर्ल्ड में कि इस वक्त जितनी भी टोटल वेल्थ है वर्ल्ड की, जो फाइनेंशियल रिजर्व है, उसमें 59% वर्ल्ड के रिजर्व जो है वो डॉलर में है। 59%। 20% रिजर्व जो है वो यूरो में है। 5% है येन में, जो जापान की करेंसी है। 4% है पाउंड में, और जुहान में है जो चाइना वाली है, उसमें है 2.6%। अब जहां से पता लगता है कि ये लेटेस्ट पोजीशन जो करेंसीज की है वर्ल्ड में, इसमें इंडिया का रुपया कहाँ, इसकी इंडिया के रुपये की शेप में कहीं रिजर्व रखे गए हैं, ये तो बताओ। अगर वर्ल्ड की सिचुएशन ये कहती है कि 59% डॉलर है रिजर्व शेप में, और यूरो जो है वो 20% है, जापान वाला यन जो है वो 5% है, और जो अपना पाउंड जो है वो 4% है, 2.6% जो है वो चाइना वाला है। तो ये पता लगता है कि अभी भी डॉलर की डोमिनेशन जो है वो कायम है। अब सिर्फ डॉलर वालों का यही है कि जो उनका पुराना थोड़ा सा अगर इतिहास देखा जाए तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में इन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम आपसे करेंसी में एक्सचेंज नहीं करेंगे, हम आपसे सोना लेंगे तभी हथियार देंगे। और सेकंड वर्ल्ड वार में भी उन्होंने यही किया, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, अपने पास गोल्ड इकट्ठा कर लिया, और 1944 में आकर के तकरीबन कोई 40 कंट्रियों ने ये मान लिया कि डॉलर जो है ये ग्लोबल करेंसी मानी जाएगी। उसका एक ही रेफरेंस है जो नोटवर्दी है कि जिसने भी डॉलर की डोमिनेशन को चैलेंज किया है ना, जैसे अभी 3 कंट्री की बात बताता हूँ मैं, एक वेनेजुला था, ईरान था और इराक था। इन्होंने सिर्फ यही कहा था कि हम अपना जो है वो पेट्रोल एक्सपोर्ट जो है वो यूरो में करेंगे। हालांकि 27 कंट्री वो यूरो वाले जो है उनकी नंबर 1 पर आ जाती, मगर हुआ क्या कि इराक की जो पोजीशन है वो आपके सामने है कि तुम्हारी इतनी जरूरत है कि तुम हमारा डॉलर को चैलेंज कर सको, तो जब जो मर्जी बहाना बनाए थे। इस तरीके से डॉलर जो है वो अभी कायम है वर्ल्ड में बिकॉज ऑफ इट्स मिलिट्री पावर एंड इट्स वेपनरी एक्सपोर्ट, और इसका वो अपना गोल्ड रिजर्व की वजह से। हालांकि इन्होंने वियतनाम जंग के बाद डॉलर को गोल्ड से डीलिंक कर दिया था, मगर तो भी अभी वो फ्लोटिंग करेंसी है। मगर दुनिया की अभी सबसे ज्यादा ताकतवर करेंसी यही है, एक बात तो दी जाती है। अच्छा, जो करेंसी वर्ल्ड में वर्ल्ड की सारी करेंसियां अब एक्सपोर्टिंग फ्लोटिंग है, और फ्लोटिंग करेंसी होने के बावजूद भी जिस करेंसी के नाम से जिस करेंसी का डिपॉजिट नहीं है वर्ल्ड में, वो करेंसी कैसे कम्बैट करेगी, ये तो सोच लो आप भी कि इंडिया की करेंसी के नाम से डिपॉजिट ही कोई नहीं वर्ल्ड में। कि सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इकानमी अगर वर्ल्ड में है तो वो है चाइना वाली, और उसका जो डिपॉजिट है वो 2.6% है वर्ल्ड का। तो जब इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इकानमी का जो लोग डिपॉजिट उसका करेंसी का रिगार्ड करते हैं वो 2.6% में रखते हैं, और इंडिया ने तो इंडिया के रुपए का तो उसने रशिया ने लेने से इनकार कर दिया है। अभी ये जितना मर्जी 1 to 1 करते जाएं, मगर जब तुम्हारा रुपया किसी लगेगा नहीं कहीं भी, तो साल के बाद 1.5 साल के बाद वो मजबूरी में आके कर लेते होंगे, उसके बाद वो आकर के विड्रा करना पड़ेगा, जैसे रशिया ने किया। और उसने कहा कि या चाइना में दो, मुझे चाइनी करेंसी में दो, या किसी और में दो। इस तरीके से ये पोजीशन है डॉलर की। अब रही बात है कि हमें डॉलर क्या करने हैं।
डॉलर इसी अगर इस सिस्टम में, मनी बेस्ड सिस्टम में रहना है, फाइनेंशियल सिस्टम में रहना है, तो फिर आपको डॉलर चाहिए चाहिए। अगर आप इसका कोई बदल सोचते हैं, जैसे नेचुरल सोर्स और ह्यूमन सोर्सेज कि जितना भी ट्रेड हो रहा है वो करेंसी में तो हो रहा है, ठीक है बात आपकी। और इसके लिए अगर हम नेचुरल सोर्स और ह्यूमन सोर्स के रियल वैल्यू, असली मूल्य के आधार पर चीज़ों को निखारा जाए, तो दुनिया जो है वो बिल्कुल टोटल बदली जा सकती है। और एक नया फार्मूला भी आया है, कई साइंटिस्टों ने दिया है कि ये जो अपना एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है, इन पर जो अपना कास्ट बनती है वो लगती है कच्चे माल पर, टेक्नोलॉजी पर और मैन पावर पर। इनकी कास्ट के साथ ये जोड़ा जाए कि उससे कितना ग्रीन हाउस गैस एमिशन होती है। अगर किसी प्रोडक्शन में ग्रीन हाउस गैस कम एमिशन होती है, इसका मतलब उसकी कास्ट कम होगी, वो माल ज़्यादा बिकेगा। और किसी भी आइटम की मैन्युफैक्चरिंग में ग्रीन हाउस गैस से ज़्यादा एमिशन होती है, जैसे वेपन, तो वो अति महंगे होंगे और उनकी वेपनरी जो है वो कम बिकेगी। तो क्योंकि मार्केट का लाभ जो है वो यही है कि जितनी चीज़ महंगी होगी वो कम बिकेगी, जितनी चीज़ें सस्ती होगी वो ज़्यादा बिकेगी। एक बात लास्ट में है जो बाकी बाद में सप्लीमेंट करेंगे कुछ, कि ये जो फूड वाला स्ट्रक्चर है कि 1951 में पॉपुलेशन के हिसाब से हमारे यहाँ फूड जो है वो खाने योग्य था। अभी मेरे डाटा निकाल रहा था, वो निकला नहीं, वो मैं बाद में बता देता हूँ अभी आपको। सिर्फ हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो था वो उस वक्त इतना पुअर था कि 1962 में आकर के या 66 के पास आकर के ये हल्ला मच गया कि भूख मरी, और वो भूख मरी ये थी सिर्फ नॉर्थ जोन में, साउथ में नहीं थी, नॉर्थ जोन में। उसकी वजह से जब अमेरिकन प्लान जहाँ एग्रीकल्चर का आ गया, और उस एग्रीकल्चर के प्लान से उन्होंने वर्ल्ड बैंक के मुताबिक सारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और उनका एक अपना नया एग्रीकल्चर सिस्टम ला दिया जो इंडस्ट्रियल बेस्ड हो, कंपनी बेस्ड हो। और कंपनी बेस्ड सिस्टम जो है उसने इंडिया के एग्रीकल्चर को, जो वर्ल्ड के एग्रीकल्चर को ही अपने हिसाब से इतना टर्नओवर कर दिया है कि आज वो सबसे ज़्यादा बिजनेस होल्डर जो है वो एग्रो बिजनेस कंपनियां हैं अमेरिका वाली। तो तकरीबन ABCD 4 कंपनियां हैं जो बीजों का कंट्रोल करती हैं, और 4-5 कंपनियां हैं जो फूड ग्रेन वगैरह कंट्रोल करती हैं। इस तरीके से ये सारा बिजनेस जो है वो अमेरिका के कंट्रोल में चला जा रहा है। अगर इसी पैटर्न पर चलना है कि डॉलर की खातिर ही हमने जाना है, अगर हम ह्यूमन सोर्सेज और नेचुरल सोर्सेज की वैल्यूएशन को देखें, तो तब जाकर के बातें जो है कुछ और नजर आती हैं। और कार्बन मिशन से चीज़ों को देखें कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसको नंबर 1 माना जाएगा। वो प्रोडक्शन जो कार्बन मिशन नहीं करती और वो प्रोडक्शन जो कार्बन मिशन करती है, इसके एंगल से चीज़ों को एवेल्युएट किया जाए, तो पॉसिबिलिटी है कि मगर वो तब बनता है अगर पहले जनमत बने तब। धन्यवाद। मैं एक सवाल आपके सामने और रख रहा हूँ। आपने जैसे बताया कि डॉलर 59% है, यूरो 20 है, जापान की करेंसी 5% है, पाउंड 4% है, और चीन की लगभग 3% का इसने कवर कर रखा है। साउथ अफ्रीका के ऊपर सबकी नजर है, वहां नेचुरल रिसोर्स है। वहां की करेंसी का क्या हाल है? वहां कुछ आप बता पाएंगे कि वहां की कोई करेंसी हो? साउथ अफ्रीका इनको अंदर डाला है, तो चाइना का इंटरेस्ट है, अमेरिका का इंटरेस्ट है थ्रू इंडिया, तो ये जाना भी चाह रहे हैं। साउथ अफ्रीका को ये कैसे डॉलर से लूटेंगे, या चाइना वहां टांग अड़ाएगा तो डॉलर के मार्फत अड़ाएगा, इंडिया टांग अड़ाएगा, या अमेरिका तो है ही, खैर डॉलर है उनके पास तो, लेकिन ये वहां से रिसोर्स को कैसे कवर करेंगे, इसके बारे में कोई आपके पास जानकारी? और फिर मैं एक सवाल और करूंगा आपसे। एग्जैक्ट जानकारी तो मेरे पास नहीं है साउथ अमेरिका की कितनी करेंसी उसकी डिपॉजिट है मगर जो लेटेस्ट है वो यही है कि या 3% तक यही है चाइना वाली है, तो साउथ अफ्रीका की करेंसी जो है वो कहीं गिनती में नहीं आ रही वर्ल्ड में, एक बात। और भारत की तरह। भारत की तरह। और नेचर का जो मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है नेचर में, कच्चे माल का नेचुरल, जैसे मिडिल ईस्ट में पेट्रोल बहुत है, किसी भी कंट्री को जब पेट्रोल लेना होगा या तो मिडिल ईस्ट वाले टर्न करेंगे हम आपको यूरो में देंगे,
या वो टर्न करेंगे हम आपको जेन में देंगे, वो फैसला करेंगे हम आपको डॉलर में ही देंगे, या डॉलर में ही देंगे तो फिर आपको पेट्रोल के बगैर चलाना पड़ेगा या फिर और साधन ढूंढना पड़ेंगे। एक बात होती है आगे। चलो और मैं एक एक सवाल मैं और कह देता हूं ताकि मिक्स हो जाएगा। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर डिजिटल करेंसी का एरा चल रहा है। यदि पूरे दुनिया के अंदर, जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी यह बात उभर करके आई कि पूरी दुनिया में डिजिटल करेंसी यदि कर दी जाए तो डॉलर का क्या हाल होगा। ये जो ये लोग जो है, ये तेल वाली जो कंट्री है, ये कंट्रीज फिर इनका किस तरह से लेन देन हो पाएगा, इसके बारे में हम लोग क्या सोचते हैं कि यदि डिजिटल करेंसी हो जाती है, डिजिटल करेंसी में बैंक गायब होते हैं। जो हमने पढ़ा है, एक तो वर्चुअल करेंसी है जो बिटकॉइन वगैरह ये है, जैसे भारत में डिजिटल करेंसी है तो वॉलेट टू वॉलेट, मेरे वॉलेट से आपके वॉलेट में पैसे जा रहे हैं, उसमें बैंक नहीं आता। इसकी कंट्रोलिंग पावर आईएमएफ नहीं, ये आरबीआई और आईएमएफ के लेवल पे वहां पे ब्लॉकचेन से होगी। ये मोटा मोटा हमें ज्ञान है। यदि डिजिटल करेंसी आती है और इस तरह का एक नया ढांचा खड़ा हो जाता है कि करेंसी की लड़ाई, डॉलर की लड़ाई इस दुनिया में बहुत खतरनाक है। चाइना तड़प रहा है और दूसरे कई कंट्रीज तड़प रहे हैं इस मामले में। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो है, लेकिन करेंसी जैसा आपने बताया 2.6 ही है इसकी और 59 वो है। यदि डिजिटल करेंसी आती है तो इसके बारे में हम क्या सोचते हैं, इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इसके बारे में कोई जानकारी आपके पास उपलब्ध हो तो बताओ, शेयर करिए आप। एग्जैक्ट फिगर में जानकारी नहीं है अपने पास, मगर एक मोटी अंडरस्टैंडिंग ये है कि करेंसी आपकी डिजिटल हो या हार्ड करेंसी हो, उसका एक्सचेंज वैल्यू जो डिपेंड करता है उसकी मार्केट वैल्यू पे। और गोल्ड चूंकि आजकल डीलिंक कर दिया करेंसी से, इसलिए उसकी फ्लोटिंग वैल्यू जो है ना, वो आपकी हार्ड करेंसी हो या डिजिटल करेंसी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये बात ठीक है कि वो आस्ता आस्ता न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो अमेरिका चला रहा है कि ग्लोब की सारा जो है वो उनका सेंट्रल बैंक का आईएमएफ कंट्रोल करेगा, और हर जगह कंट्री के अंदर जो रिजर्व बैंक होंगे, सेंट्रल बैंक होंगे, इस तरह से डिजिटल करेंसी को कंट्रोल कर लेंगे। मगर जहां पर लोगों का ट्रेडिंग पैटर्न खड़ा है, वो हायर सर्कल तो कर सकता है, पर कॉमन मैन को जहां उन्होंने कंजप्शन के लिए चीजों को देना है, तो कॉमन मैन अभी डिजिटल करेंसी को करने के यूज करने के काबिल नहीं है। ये इंडिया का और वर्ल्ड का 8 अरब लोगों का ये सोशल स्टेटस है बना हुआ, जो वो इलेक्ट्रॉनिकली या कंप्यूटर के तौर पर टोटली लिटरेट हैं। इसलिए ये दुनिया सोचना कि ये वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाएंगे, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ऐसा बनेगा जो एक बाकायदा मिक्सड होगा कि अपर वाले वो ज़्यादा इलिटरेट जो कंप्यूटर के जानकार वो ऐसे करेंगे, और नीचे जो है वो जैसे प्रेजेंट वर्ल्ड चल रही है वो हार्ड करेंसी में ही करना पड़ेगा, उसके बगैर उनका बिजनेस नहीं चलता। और अगर नहीं, बिजनेस में ये खत्म कर दे, मैं मैं इसको आपको उस लाइन पे ले जा रहा हूं। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि एक वर्चुअल दुनिया का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है जिसके अंदर कंप्यूटर वगैरह इनसे सारी बातें चलेगी। एक न्यू ऑर्डर किसी खुरापाती देश में, डॉलर के खुरापाती देश में, अमेरिका के दिमाग में या ईयू ने सबने मिलके पूरे 8 अरब लोगों का खाद्य पदार्थ को अपनी मुट्ठी में ले लिया। एक्सपोर्ट डॉलर जिनके पास है खरीदारी करके ले लेंगे। अपनी मुट्ठी में यदि पूरा खान पान ले लिया तो फिर आदमी किस तरीके से रुपये से खरीद क्या सकेंगे। अपने पास में तो घूम पे वही गुलामी का है कि डॉलर लाओ पहले उनसे, फिर थोड़ा सा कोई पाम ऑयल ले आओ या कोई तेल लाओ या कोई जेनेटिक मॉडिफाइड जो भी मक्की लाओ, ये लाओ। क्या ऐसा जैसे डॉलर का साम्राज्य है, उसी तरह से यदि ये साम्राज्य पैदा हो जाता है इस डिजिटल दुनिया में, इस पूरे ढांचे को एकदम से कंट्रोल तो कर ही सकते हैं और ब्लॉकचेन के मार्फत डिजिटल करेंसी भी ला सकते हैं ये लोग। तो पहले तो ये बैंकें थी, लेकिन डिजिटल आई और बैंकों के बाद में हम मान लो बैंकों से बाहर भी निकल लिए तो हमने टर्नओवर इस तरह से खड़ा कर लिया कि सारी चीज एक जगह फूड की एक बैंक बन गई। आपकी सिक्योरिटी तो है, लेकिन सिक्योरिटी के बाद में हम एक्सपोर्ट में लगे डॉलर के मामले में। तो क्या क्या कहना चाहेंगे इसमें रूपचंद जी आप? हाँ, 1 मिनट अरविंद जी आप बंद रखिए, आपको मैं ले लेता हूँ फिर बात।
यदि कोई आदमी का ये कुबद हो जाए कि मुझे खान पान का, क्योंकि हमने अर्थ ओवर शूट डे के अंदर पढ़ा कि कई देशों के, कतर के पास में तो फरवरी में ही खत्म हो जाता है उसका ढांचा, तो उस आदमी को तड़पाना हो, जैसे इजराइल युद्ध चल रहा है, इजराइल की खुरापात हो, और इस तरह से ये मिडिल ईस्ट वाले लगे कि यार अपने पैसे तो अपने पास में है, डॉलर डॉलर ले लो, तेल इनको सबको चाहिए और अनाज को लाके गोदाम में भर दो। तो देखते हैं दुनिया कैसे अपने कंट्रोल में नहीं होती है, तेल तो है ही अपने पास में, अनाज ही अपन कंट्रोल कर लेते हैं। तो इट में भी नए वर्ल्ड ऑर्डर की परिकल्पना में हम कुछ भी परिकल्पना तो कर ही सकते हैं। इसके बारे में आप क्या व्यू पॉइंट देना चाहेंगे? एक तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है जो अमेरिका दुनिया में स्टैब्लिश करना चाहता है, वो ये आप जो बात कर रहे हैं जिसमें कंजप्शन जो है, कंज्यूमरिज्म जो है नंबर 1 पर होगा और ओवरशूट डे लगातार बढ़ते जाएंगे। और दूसरा वर्ल्ड ऑर्डर जो एक चाइना ने एस्टैब्लिश किया है, जहाँ इंडिया की जरूरत थी, वो था कि जहाँ यूरोप का जो डेवलपमेंट मॉडल है उसमें पॉपुलेशन की कमी है एक बात, और वहाँ कंजप्शन बड़ी हाई है लोगों की, इसलिए उस कंजप्शन को मैन्युफैक्चर करने के लिए उनको हाई टेक्नोलॉजी की जरूरत है। ये 3 चीज़ें यूरोप की आउटपुट है और अमेरिका की यही आउटपुट है कि पॉपुलेशन की कमी, हाई कंजप्शन, और उसके लिए जरूरत है उनको कच्चे माल की और हाई टेक्नोलॉजी की जो ऑटोमेटिक रोबोट की तरह काम करे। इंडिया और चाइना का पोजीशन ये है कि जहाँ पॉपुलेशन बेनतहा है और उसके साथ उनके साथ ये है कि अपनी टेक्नोलॉजी, अगर कंजप्शन जो है बड़ी लो है और टेक्नोलॉजी अगर हायर ले आते हैं तो बेरोजगारी फैलती है। इसका मतलब है कि इंडिया का डेवलपमेंट मॉडल जो है वो बिल्कुल टोटल डिफरेंट होगा, जो इसके अपनी सोशल सेटअप के मुताबिक काम करेगा। और इंडिया के लिए यही एक नंबर 1 पर है कि अगर साउथ एशिया लोग अगर आपस में झगड़े निपटा लेते हैं जैसे साउथ एशिया वाले, तो इस तरीके से जितनी एरेबल लैंड इंडिया के पास है और इंडिया के साथ बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और ये अफगानिस्तान अगर कर लो, तो इतनी एरेबल लैंड और इतना ताज़ा पानी हिमालय का है अपने पास कि हम वर्ल्ड को सारा फूड सप्लाई कर सकते हैं और हेल्दी फूड सप्लाई कर सकते हैं, और जहाँ तक कि आप उनको मिनरल वाटर भी दे सकते हैं जो हम उनका बनाया हुआ पी रहे हैं। अगर अपना डेवलपमेंट मॉडल बदले जो प्रो नेचर हो और प्रो ह्यूमन हो, तब जाकर के टेक्नोलॉजी वेस्ट नहीं होगा, इतना होगा माइनर, क्योंकि पॉपुलेशन हमारे यहाँ ज़्यादा है। अब उसके हिसाब से किसी को गाली देते रहो, किसी को गाली देते रहो, यही पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, उससे काम नहीं चलो चलता ठीक है। है, मैं आप वापस आऊंगा आपके पास में रूपचंद जी। अरविंद जी, कोई आपका सवाल हो तो ठीक हो, वरना मैं शेषराज जी पंवार के पास जाऊंगा। ये जनसंख्या के बारे में भी अपनी काफी डेटा देते हैं कि ये कम हो रही है, कर रही है, इनका चार्ट भी पढ़ा। ये नए वर्ल्ड ऑर्डर में $1 वाला आदमी भोजन को किस तरह से कब्जे करके कहीं इस मानव प्रजाति को कोई लोप नहीं कर दे, या तड़पा तड़पा के इनको नहीं मारे, और एक दूसरा है कि इनको पेंडेमिक या इस तरह से कुछ कर दे, वो मैं आपसे लेऊंगा शहशाद जी। अरविंद जी, आप माइक खोल रहे थे, कोई सवाल है या यूं ही खुल गया? नहीं, ऐसे हनुमान जी हाथ लग करके खुल गया था गलती हाँ से। चलो ठीक है, तो पंवार साहब आप बताइए कि हमने जो डिस्कशन किया उसमें आप क्या रखते हैं, फिर मैं सुवालाल जी को लेऊंगा और फिर अपने आपस में डिस्कशन करेंगे। चौधरी साहब, इसमें जो हमारा डिस्कशन है ये हमारा विदेशी मुद्रा के से संबंधित है। अब विदेशी मुद्रा में हमारा एक एक्सपोर्ट है, एक इंपोर्ट है। एक्सपोर्ट जहां तक है हमारा, वो कुछ फील्ड ऐसी हैं जिनमें हमारा ही एक्सपोर्ट है, उसमें ठीक है, लेकिन वो दूसरे देशों के ऊपर निर्भर करता है कि वो उसको इंपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं। बाध्यता नहीं है ज्यादातर की, लेकिन हमारी स्थिति जो है वो एक्सपोर्ट में तो मतलब वैसे भी कोई नियंत्रण नहीं है किसी तरह का, हम भेज देते हैं। एक्सपोर्ट पे अगर कंट्रोल करती है तो सरकार ही करती है, और वो भी कृषि के उत्पादों पे करती है कि वो इनके हिसाब से बिके, इनके हिसाब से चले, इनके हिसाब से कंजम्पशन हो, इनकी पब्लिसिटी, इनकी पॉपुलरिटी बनी रहे। तो एक्सपोर्ट का जहां रुकावट है हमारे देश के, वो कृषि के उत्पादों पर ही है। लेकिन इंपोर्ट एक दूसरी चीज है जिस पर कोई रोक नहीं लगाती सरकार। और इंपोर्ट में हमारे बहुत सारे जो खर्च हैं विदेशी मुद्रा के, वो हम नियंत्रित कर सकते हैं अगर इच्छा हो, हमारे नागरिकों की इच्छा हो या सरकार की इच्छा हो। सरकार भी तभी मानेगी जब नागरिकों की इच्छा हो।
अभी कुछ इंपोर्ट हमारे ऐसे हैं, जैसे जनरली हम जिसकी बात करते हैं वो भाई हम तेल हम मंगाते हैं बाहर से, अपना ये क्या नाम है, दोनों ही तेल बाहर से आ रहे हैं। अभी हमारे गाड़ियों के लिए तेल भी, क्रूड ऑयल भी बाहर से आ रहा है, और इवन खाने के लिए भी हमारा खाद्य तेल भी काफी बड़ा हिस्सा बाहर से आ रहा है। अब अगर हम इनको थोड़ा सा इस पे ही एक पर्टिकुलरली इनको ही चीजों को ले, तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा बाद में, लेकिन इंपोर्ट में हमारा क्या क्या है। एक तेल है, दूसरा इससे भी बड़ा इंपोर्ट जो हमारा जो विदेशी मुद्रा का खर्चा कह लो उसको, वो हम शिक्षा पे खर्च कर रहे हैं। विदेशों में हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम अपनी ट्यूशन फीस उनको दे रहे हैं, उनके ऊपर जो खर्चा कर रहे हैं वो बहुत बड़ी फिगर है। वो करीब करीब जो है, मतलब क्रूड ऑयल से भी ऊपर अगर कहीं हम खर्च कर रहे हैं तो वो शिक्षा पे खर्च कर रहे हैं, जो विदेशों में हम अपने बच्चों को, पैसे वाले लोग दिलवाते हैं उसमें ज्यादातर, बाकी तो सबके बस का नहीं है, वो तो यही अपना पढ़ेंगे। उसका खर्च करीब हमारा, अगर क्रूड ऑयल करीब 6 लाख करोड़ का आ रहा है, तो 7.5 लाख करोड़ हम एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं। और जो तीसरा इंपोर्ट है, जो तीसरा विदेशी मुद्रा का सबसे बड़ा खर्चा है, उस पर तीसरे नंबर पर सोना है। अब सोना भी उसी कैटेगरी का है वो, क्योंकि सोने को ज्यादातर आदमी लोग ऐसा समझते हैं, हम लोग सब यही मानते हैं ज्यादातर कि सोना जो है खाली गहनों में खर्च होता है। गहनों में सोना हमारा 60-70 लाख से टन से ज्यादा, मतलब 60-70 टन से ज्यादा खर्च नहीं होता, जबकि हमारा इंपोर्ट सोने का वो 1000-1100 टन के आसपास राउंड रहता है, जब तक उस पर कंट्रोल नहीं होता। मतलब पूरी दुनिया का आधा सोना 50% हमारे यहाँ आ रहा है, और 40% चीन में जा रहा है। वो उद्योगपतियों को ही जा रहा है वहां भी। वहां पे भी वो चीनी गहने नहीं पहनते, लेकिन वहां ह्यूज कंजम्पशन गोल्ड का इसलिए जा रहा है कि वहां के उद्योगपति सोना खरीद रहे हैं। अभी हमारे ये तीनों आइटम ऐसे हैं, सोना, शिक्षा और क्रूड। अभी क्रूड में भी एक तो मैंने कहा है कि साहब हम खाद्य तेल मंगा रहे हैं, वो तो सीधे सीधे है ही, एक हम उसको हम यहाँ पैदा कर सकते हैं अगर हम इतना प्रेफरेंस यहाँ दे दें। लेकिन आप दूसरा भी देखें, आप अब ब्राजील का आपको उदाहरण पता होगा। ब्राजील 91 में अपना 90% क्रूड ऑयल का कंजम्पशन कर रहा था बाहर से मंगा करके, और आज वो 10% पे ले आए अपना क्रूड ऑयल कंजम्पशन, क्योंकि 80% उन्होंने जो इथेनॉल से कवर किया। अब इथेनॉल सीधे सीधे यहाँ पे गन्ना इतना ज्यादा बहुतायत में है, उसको होता है। अभी आपने देखा होगा प्रकरण की थोड़े दिनों के लिए बैन लगाया, 15 दिन में फिर वो वापस लिया इथेनॉल पर से, इसलिए कि वो सीधे सीधे बहुत ज्यादा मतलब उसका फर्क पड़ रहा। दोनों आपकी कंट्रोवर्सी हो जाती है। एक तरफ आप कह रहे हैं इथेनॉल हम 10% मिलाएंगे, दूसरी तरफ आप इथेनॉल के प्रोडक्शन पर रोक लगा दें अपनी पॉपुलरिटी के लिए। खैर, इथेनॉल ऐसा प्रोडक्ट है कि वो डायरेक्टली क्रूड ऑयल को भी इफेक्ट करेगा। हालांकि हम बहुत सारे 90 जब 90s में जो हमारे पास सबसे पहले 71 के बाद जो तेल की समस्या आई, उसके बाद हमने अपना प्रोडक्शन भी बढ़ाया, क्रूड ऑयल का भी बढ़ाया। हम जो और एनर्जी सोर्सेस भी हमने डेवलप किए, अणु वाले जो एटॉमिक पावर प्लांट है ये भी लगाए, हम सौर ऊर्जा पर भी चले गए। बहरहाल ऐसा नहीं है कि इसको मतलब ये नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तो हम दो चीजों पे हम काम साथ साथ करें। अगर हम इंपोर्ट मतलब जो विदेशी मुद्रा का खर्च भी तो घटाए ना। हम अभी चाइना से भी हम क्या मंगा रहे हैं, ऐशो आराम के सामान ही है, ज्यादा बहुत ज्यादा ऐसे कोई हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं कि अगर हम चाइना से इंपोर्ट बंद कर देंगे तो हमारा सत्यानाश हो जाएगा, देश ठप हो जाएगा, गाड़ियां बननी कम हो जाएंगी। आप देख रहे हैं सबसे बड़ी समस्या क्या है कि ये चाइना से चिप की गाड़ियों में जो चिप लग रही है, और वो भी सारा ना ट्रक में चिप नहीं लगती, कारों में ही लगती है ना चिप, तो मोटरसाइकिलों में भी नहीं लगती कि साहब वो उनका आराम हो जाएगा, आप पीछे का दिखे आगे का दिखे, ये करे गाड़ी कंट्रोल हो, ये सो हो, सब सारा का सारा वही सिस्टम ही है। तो हम मतलब दो चीजों पे हम काम करना होगा कि हम विदेशी मुद्रा का खर्च कम करें। आयात तो जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे, आयात पर तो तभी हम रोक लगाएंगे, लेकिन हमारा खर्च तो हम कम कर सकते हैं। और डॉलर सीधे सीधे विदेशी मुद्रा का जो डॉलर का जो रेट है वो सीधे सीधे सोने की खरीद पे, क्रूड ऑयल पे और शिक्षा, तीन चीजें हमारी गवर्न करनी। इन तीनों को आप नियंत्रित कर दें चौधरी साहब, 5 साल में यही सोना, यही डॉलर आपका आधे पर आ जाएगा, 40 रुपए के बराबर हो जाएगा डॉलर। आप शिक्षा को आजकल को शिक्षा प्रतिबंधित करवा दो, 2 साल बाद ही प्रतिबंधित करा दो कि भारत का कोई भी छात्र विदेश में शिक्षा लेने नहीं जाएगा, तो आप सोने का भाव, वो डॉलर का भाव जो है 60 रुपए हो जाएगा उसी दिन, घोषणा करते ही।
अभी आप देखो, आप साधारण सी बात है, रघुराजन का टाइम आपको याद है, जब वो रघुराजन जो है मतलब हमारे वो बने आरबीआई के गवर्नर, उन्होंने आकर के कहा कि भाई सोने के ऊपर मैं टैक्स लगाऊंगा। 2013 की बात है। तो किसी चीज पे जब टैक्स दी था तो उसकी कीमत एक लेवल, मान लो 100 रुपए है सोना, उस पर टैक्स दी और आपने सोने पर टैक्स लगा दिया, मान लो 10% लगा, तो 110 रुपए का होना चाहिए ना। फिर वो हुआ क्या था 2013 में, जैसे ही रघुराम राजन ने सोने पर टैक्स लगाया, सोना जो आपको याद होगा 33,000 से गिर के एकदम 26,000 पर आ गया था। ये तो अजीब सी विडंबना है कि आप किसी चीज के ऊपर टैक्स लगा रहे हो, उसकी कीमत गिर रही है। ये तो अजीब सी बात हुई ना। इसका मतलब सोना बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है देश की इकोनॉमी को, और वो गहनों में यूज नहीं होता, वो दूसरी तरफ यूज होता है। मैं थोड़ा रोक रहा हूँ, विदेश जी कुछ हाथ उठा रहे हैं, फिर मेरा एक सवाल रहेगा और मोटा मोटा सवाल है कि इसको अपने बेस को एग्रीकल्चर लाइन में जोड़ें। इंडिया का एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट नहीं करें, इससे अच्छा है कि हम इंपोर्ट को कम करें, बिना मतलब का नहीं मंगा करके, चाइना से भी नहीं मंगाएं और तेल की भी कुछ करें, इस तरह की व्यवस्था करें। एग्रीकल्चर का इतना एक्सपोर्ट क्या है कि जो डॉलर नहीं है तो कोई बहुत बड़ी समस्या खड़ी नहीं हो जाए। इस बात के लिए कौन सी चीज करें, इस बात के लिए। हाँ वीरेश जी, कोई सवाल हो तो को फिर मैं आपको लूंगा शॉर्ट हाँ, संक्षेप में। सवाल सवाल क्या सबमिशन है। हाँ अभी जो अपने पवार साहब हैं, नाम ले रहे थे रघुराम राजन का। अभी तक हम ये समझते रहे कि जो पॉलिसी है इस गवर्नमेंट की, इकोनॉमिक पॉलिसी, वो गलत है। और उसमें हम संदर्भ जो है रघुराम राजन का ले रहे थे कि भाई रघुराम राजन जो है वो मतलब वो एक विपक्षी एक किस्म से इकोनॉमी पॉलिसी है, एक किस्म से अगर हम देखें तो। लेकिन अभी मैंने कल ही एक रघुराम राजन का इंटरव्यू सुना है रोहित लांबा के साथ में, वो इसको इनडायरेक्टली अप्रिशिएट कर रहा है पॉलिसी को इस समय, नहीं, वो जो कई मोदी जी वो की सबके पॉलिसी सबके है। हाँ, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में सबने पढ़ा है, वो ज्यादा इतना उसमें दम नहीं है। उसने बात कही है घुमा के, लेकिन ये मीडिया हाईलाइटिंग का मुद्दा है। हाँ, हाँ पवार थोड़ा साहब। बहुत तो कह रहा है, लेकिन ज्यादातर चीजों को अप्रिशिएट कर रहा है। हाँ मैंने वो बहुत बारीकी से सुना है उसे। हाँ अब वो मैं बात यहाँ थोड़ा सा और सबमिशन, चलो थोड़ा सा और सबमिशन देना चाहूंगा कि हमें बहुत क्लियर हो जाना चाहिए कि मोदी गवर्नमेंट जो है इसकी इस समय पॉलिसी है क्या, उसको हमें क्लियर समझना बहुत जरूरी है। मोदी गवर्नमेंट जो है वो चाइना के पैरेलल एक अपना सेटअप खड़ा करना चाह रही है, जिसमें स्पेसिस जो है वो साउथ ईस्ट का जो एशिया है, इंडोनेशिया, थाईलैंड वगैरह, इसको साथ में जोड़ के और अमेरिका से जुड़ते हुए एक पैरेलल पॉलिसी की बात आ रही है, जो नहीं, G20 के बाद में। वीरेश जी आप समझो, आप डीरे ले रहे हैं। हम डॉलर को केंद्र मान रहे हैं, कृषि को केंद्र मान रहे हैं। डॉलर नहीं होगा तो हमारी क्या दुर्गति होगी, इस बात के ऊपर हम केंद्रित हैं। और कृषि से हम कैसे करें कि डॉलर का थोड़ा बहुत हमें कुछ जुगाड़ बैठ जाए, क्योंकि इनकी पूरी पॉलिसी तो टूरिज्म की भी है, कई है, वो लंबा एक बार हम सेशन रखेंगे। हाँ पवार साहब, आप क्या कहना चाह रहे थे, हाथ खड़ा किया आपने, आप इसमें मुझे इनका भी जी जवाब ले लें, इनको भी, जी और जी अपनी बात को कहते हैं। देखिए, पहले तो मैं जो तरार साहब ने जो कहा उसका मैं जवाब देता हूँ। मैंने उदाहरण स्वरूप लिया, मैंने रघुराम राजन की बड़ाई नहीं कर रहा था, मैं तो एक उदाहरण दे रहा था कि टैक्स लगाने से क्या होता है सोने पे, सिर्फ, हाँ और कोई कुछ नहीं कहा मैंने। हाँ, दो बातें मेरी रह गई साथ साथ जो हाँ है। एक तो मुझे जनसंख्या के बारे में कहना था। जनसंख्या के बारे में ये है कि आप देख रहे हैं आजकल जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं देश के, हमारे और सारी दुनिया के भी, वो उसकी तरफ आ रहे हैं, एग्रीकल्चर की तरफ। वो क्यों आ रहे हैं? उसका कारण ये है कि ये स्थायी हो गया कि जो डेवलप्ड कंट्री है, डेवलप कंट्री ही कुछ खर्च कर पाती है दुनिया में, दे पाती है दुनिया को, जो है मतलब ऐसो आराम वालों को, पैसे वालों को, उद्योगपतियों को डेवलप कंट्री ही दे पाती है। जो अनडेवलप्ड डेवलप्ड है वो क्या देंगे? अभी हम डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी में आने लग रहे हैं। उसका उसका सीधा सीधा ये है कारण, वो उसका सीधा सीधा जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि हमारी आबादी घटनी शुरू हो गई है। TFR जो है, टोटल फर्टिलिटी रेट, जो हमारा 2 पे आ गया, 2.1 कांस्टेंट रखता है, हम 2 पे आ गए ऑलरेडी। और उसका आगे जो प्रोजेक्शन है वो 10-20 साल में कम ही होगी, मतलब आबादी मतलब TFR घटेगी ही, बढ़ नहीं सकती, ओवरनाइट नहीं बढ़ा करती। TFR जो है 20-25-50 साल में जाकर के इफेक्ट आता है। 1981 का इफेक्ट अब दिखाई दिया हमें, 40-43 साल बाद जो है हमारी जनसंख्या घटने की तरफ जाने लगी।
अभी उससे क्या होगा, जनसंख्या घटने से क्या होगा कि मान लो नए बच्चे, मतलब जनसंख्या घटने भी TFR में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो बड़े हो रहे हैं, वही तो ऐशो आराम के सामान खरीदेंगे आगे जाकर के। अब वो अगर उसमें कमी आ रही है तो हमारी जो उद्योगपति है, ये पिछले 30 साल से या 50 साल से दो ही चीजों पे बड़ों को छोड़ दो, आर्म्स वालों को, बाकी तो इस पे ही सर्वाइव कर रहे हैं कि जो हमारे पैसे वाले लोग हैं उन पर से पैसा सूता जाए, या जो गरीब देश है उन पर, गरीब जो आदमी है उनको खाने पर से भी वसूली की जाए। तो अभी हमारी दो चीजें हैं कि एग्रीकल्चर की तरफ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इनकी और आगे बिक्री के प्रोजेक्शन इनके घट रहे हैं, और अभी आबादी घटनी भी शुरू हुई, जैसे हम भारत की लगाते हैं, वो लोग 1-8 करोड़ घटनी शुरू होगी, फिर 1.5 करोड़ घटेगी, फिर 2 करोड़ घटेगी, एक साल में 3 करोड़ घटेगी। ये घटते घटते भी अगले 20 साल में 120 करोड़ से नीचे नहीं जाएगी। तो ये बहुत बड़ी कंजम्पशन मार्केट है, जिस पे सबकी ही नजर है, पूरी दुनिया की नजर इसी पे है। सारे जो मतलब अमेरिका राष्ट्रपति जो है, मतलब ना चाहते हुए भी आता है भारत में, और ना चुप रहते हुए मुंह पर हाथ रखकर बाहर जाकर के बोलता है। कारण क्या है कि वो उद्योगपतियों के चलाते हैं। अमेरिका के उद्योगपति जितने भी हैं वो इंग्लैंड के ही हैं, वो सारे अमेरिका में गए हुए। वो सारा का सारा अमेरिका तो बसा ही खेती के लिए था, साउथ अफ्रीका भी खेती के लिए किया उन्होंने सारा कंट्रोल, जो है ब्राजील वगैरह। तो अभी दिक्कत यही है कि अगर हम खेती पे नहीं जाएंगे और खेती का अपना सेल्फ कंट्रोल नहीं करेंगे और खेती से ही नियंत्रित नहीं करेंगे अर्थव्यवस्था, होती भी है खेती से ही है, लेकिन हम लोगों को एहसास नहीं है, किसानों को एहसास नहीं है इस बात का कि कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये खेती। वो बेचारे अपना रोने, मेरी मिल नहीं चली, मेरे पैसे नहीं दिए, मेरी पर्ची नहीं आई, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, वहीं तक सीमित कर दिया उनको ये एहसास नहीं है। आपको मैंने पहले ही बताया था भाई, $1 पर डे, मतलब एक साल में $1 पर जिंदा रहने वाला आदमी, क्या मतलब $1 पर डे पे, और वो कितनी बड़ी चीज है। और वो भी तब है कि जब जो है 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री में दे रहे हैं, हम कुछ वो कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत तो ये है ना कि आपको पता, आंकड़े पता है कि सारी दुनिया में जो प्रोड्यूसर है वो अपने प्रोडक्ट का 65% उसको जाता है जो प्रोड्यूस करता है एग्रीकल्चर के मामले में। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ 17 से 25% किसान को मिलता है जो पैदा करता है, बाकी सब उस पर ऐशो आराम, दुनिया भर की बदतमीजी, ब्लैक, काला धन और ये सारा का सारा वो वही लोग कर रहे हैं ना, मतलब हो रहा है सारा का सारा, क्योंकि टैक्स नहीं है। टैक्स डब्बा बंद होने पर लगता है, उससे पहले तो लगता नहीं। वो सारी हरामखोरी जो है, वो बदमाशी, दलाली जो है किसानों के साथ तो पहले ही हो चुकी होती, डब्बा बंद होने से पहले ही। वो सारा का सारा जो है, मतलब अब सभी जानते हैं, उसको रिपीट करने की क्या बात है कि खेती की अर्थव्यवस्था का क्या सीन है। और इसको मतलब मेरा सिर्फ कहना यह है कि ये छोटी चीज नहीं है। और दूसरे, वो अभी भी किसानों को बात करते हैं, किसानों की यूनियन की बात करते हैं, एमएसपी एमएसपी एमएसपी, सिर्फ और सिर्फ उनसे कितनी देर बात करते हो ना एमएसपी। अरे भाई, एमएसपी तो सरकार ही नियंत्रण करेगी, आगे भी सरकार ही तो मूल्य तय करेगी। अभी आप जब तक अपने हाथ में नहीं लेंगे खेती की वितरण प्रणाली को, वो छोटी चीज नहीं है, मैं मानता हूं कि इतना आसान भी नहीं है, लेकिन इतना असंभव भी नहीं है कि किसान अपने हाथ में नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? इस देश में तो सब कुछ हो सकता है, जो नागरिक चाहते हैं वही नेता करना पड़ता है नेताओं को। अगर हम ये मान लें, भाई अभी भी क्या हुआ, हमारी कितनी खरीद हुई एग्रीकल्चर, ये 23 सामान जो है 12.5 लाख करोड़ के ही तो खरीदे। किसानों को 12.5 लाख करोड़ मिले, जिसके लिए वो परेशान है कि साहब ये व्यवस्था नहीं कर सकते हम। 2.5 लाख करोड़ तो गवर्नमेंट ने प्रोविजन किया हुआ था बजट में। मतलब 5-6 लाख और 5-7 लाख करोड़ भी हम अरेंज नहीं कर सकते यहाँ, इतनी देश की इतनी बड़ी जनसंख्या जो सारा सारा सब कुछ इसमें। तो ये हो सकता है, असंभव नहीं है, मेरा कहना ये। ठीक है, मैं पंवार साहब फिर आऊंगा आपके पास में। सुवालाल जी से पहले मैं हरपाल जी को ले लूं। एक पंवार साहब ने जो जाते जाते बहुत बड़ी बात कही, उस बात को भी हम सब समाहित करेंगे कि एग्रीकल्चर का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हम हाथ में क्यों नहीं ले पा रहे हैं, जबकि इधर पैरेलल में गैंग खड़ी है, पैक्स बना रही है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बना रही है, उसके अंदर इनडायरेक्टली तो हम हैं, इनडायरेक्टली तो हम हैं वैसे, लेकिन इसकी चोटी किसी सरकार के हाथ में है। तो क्या एग्रीकल्चर का ढांचा हमारे हाथ में आ जाए
और हम खुशहाल रूप में अपने आप में मिल बांट करके और इस तरह की व्यवस्था कायम कर लें, या हम उन लोगों के ही गुलाम रहे जो डॉलर लिए बैठा है या जो सरकार के तंत्र को लिए बैठा है। ये बहुत बड़ी बात आपने जाते जाते जो कही है, इसको हम इस सेशन में समाप्त करेंगे। हाँ हरपाल जी, आप अपना व्यू पॉइंट रखिए, फिर मैं सुवालाल जी को लेता हूँ। सुन पा रहे हैं हरपाल जी? हाँ माइक खोलिए हरपाल जी आपका। हाँ हाँ हाँ, सभी को नमस्कार और नए साल की भी बधाई। अभी रूपचंद जी ने और पवार साहब ने जो जानकारी दी वो काफी काफी सही और अच्छी जानकारी दी है। और मेरे हिसाब से तो अभी जो गवर्नमेंट काफी कुछ इसके जो ड्रीम्स हैं वो बहुत बड़े हैं और काफी कुछ डायरेक्शन में करती तो नजर आ रही है, लेकिन उसको हम अपनी बात को वहां तक कैसे रखें ये भी जरूरी है। मैं पिछली बार वो अटेंड किया था, हरबीर जी ने वो किया था, सेमिनार करा था, तो मैंने देखा कि वो काफी बैलेंस तरीके से चीजों को रख के गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं रूरल वॉइस के जरिए। उसमें देखा था कि नीति आयोग के जो मेंबर हैं, सेक्रेटरी हैं, पुराने नए, ये लोग भी आ जाते हैं। तो और हमारे जो डिस्कशन का जो यहाँ पे एक मैं देख रहा हूँ लेवल है, वो काफी अच्छा लेवल है और हमारे जो जानकार हैं, एक्सपर्ट हैं, वो उनसे मैं काफी प्रभावित हूँ उस सेंस में। और कोऑपरेटिव वाला जो सिस्टम है, मेरे को लगता है कि कोऑपरेटिव वाला सिस्टम हम किसान अपने हाथ में ले लें तो उस सही मायने में गवर्नमेंट कंट्रोल उससे हट जाए, कम हो जाए, तो काफी कुछ हम लोग इसमें समझ सकते हैं। और होशियारी की बात ऐसे है, जैसे क्रूड ऑयल बोला, तो अब तो मैंने पढ़ा था कि जो सऊदी अरब है वो रशिया से मौका देख के रशिया से क्रूड ऑयल ले रहा है, अपना बंद कर रहा है वो, क्योंकि अभी सस्ता मिल रहा है, तो उस हिसाब से उनको बहुत फायदा हो रहा है। ऐसी एनर्जी सेक्टर में ऐसी बात नहीं है, एनर्जी सेक्टर में हम लोग सोलर एनर्जी, सोलर अलायंस, हाइड्रो पावर, इस फील्ड में भी काफी कुछ गवर्नमेंट करती नजर आ रही है। तो इन सारी चीजों को ऐसा लग रहा है कि कुछ कर तो रही है ये, भले ही उसमें बहुत ज्यादा सारा बहुत अच्छा ना कर रही हो, लेकिन कुछ काम तो मेरे को लग रहा है कि ये कर रही है। लेकिन जो किसान है, जो बोला है, वो उसको ज्यादा समझदारी और ज्यादा पढ़े लिखे लोग आना जरूरी है। मैंने देखा था किसान सब, ये जो है किसान एसोसिएशन है, फार्मर्स ग्रुप हैं, वो लोग जैसे पवार साहब ने बताया कि बहुत ज्यादा सही तरीके से अपनी बात बाकी जो ग्रुप है वो रख नहीं पाते, एमएसपी पे घूमते रहते हैं और बहुत सॉलिड जानकारी वो नहीं गवर्नमेंट तक पहुंचा पाते हैं। उसका मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट पूरा फायदा उठा लेती है और हम लोग जो है ना ठगे से महसूस करने लगते हैं। तो उस हिसाब से मेरे को लगता है कि इसको और ज्यादा तरीके से हम लोग जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसको और बनाए रखना चाहिए और थोड़ा और बदलाव लेके और गवर्नमेंट तक अपनी बात को पहुंचा लेना चाहिए और आपस में एक हो जाएं, जुड़ जाएं, चीजों को समझने लगे तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है हरपाल जी, आपके व्यू आ गए। सुवालाल जी, अब हमारे सामने कई सवाल खड़े हैं। एक सवाल तो ये है कि हमारी जेब में डॉलर कम है, 600 के आसपास थे, विदेशी मुद्रा वो 500 आ गई, वो ज्यादा खर्च हो गए, हमें अभी थोड़ा माइनस चल रहे हैं, विदेशी मुद्रा में थोड़ा हमारे कमजोर हो गए। दूसरा क्या है कि डॉलर का आधिपत्य, जैसा रूपचंद जी ने बताया, 59% आधिपत्य उनके पास में, यूरो 20% पे है, जापान 5 पे है,
4 पे है, चाइना की करेंसी 3 पे, तो ज्यादा इतना खतरा वाली बात चाइना से नहीं है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चाइना बहुत दादागिरी में है और पूरा उसके कंट्रोल हाथ में है। हमारे पास में एग्रीकल्चर के सिवाय दुकान नहीं है। अब एग्रीकल्चर का ढांचा जो एक्सपोर्ट वाली एजेंसी है, यहाँ कॉरपोरेट के लोग हैं, उनके हाथ में जा रहा है। जितने भी बिल बने हैं, ये जो कुछ भी, जैसे ये हरपाल जी ने कहा कि वो वहां मीटिंग हुई और उनका, मैं इसको अपने चश्मे से जब देखता हूं तो ये लगता है कि कोई भी इंस्टीट्यूट है, कोई भी इस मामले के अंदर इंस्टीट्यूट है, उसकी चाबी सेंटर में पावर का सेंट्रलाइजेशन हो रहा है। अब इस पावर के सेंट्रलाइजेशन में हम लोग किस तरीके से, किस वे में जनता का, जैसे पवार साहब ने एकदम जो बात छोड़ी उसको मैं वापस रिपीट कर रहा हूं कि क्या हम, दुनिया पूरी एग्रीकल्चर को चाह रही है, इसमें करना कुछ का रही है, हम अपना कब्जा नहीं ले पा रहे हैं, हमारे से माल प्रोड्यूस करा के छीना जा रहा है। इन सारी परिस्थितियों में आप क्या, कौन सा एक केंद्र बिंदु है कि क्या ऐसा, जैसे ये कोऑपरेटिव वाला ढांचा खड़ा किया इन्होंने, तो इसकी चोटी इन्होंने, सरकार ने अपने हाथ में ले ली। कोऑपरेटिव का इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ICA है, उसको मैंने पढ़ा, उसकी परिभाषा पढ़ी मैंने कई जगह, मेरे अपने प्लेटफॉर्म पे 22 तारीख की मीटिंग में मैंने कही। उस परिभाषा में कोऑपरेटिव में कंसेप्ट ये है ही नहीं, सरकार की कोई दखल नहीं है। लेकिन यहाँ सरकार चुनाव आयोग ला रही है, सरकार चुनाव कराने के अंदर अपना वो मशीनें EVM लगा के टांग अड़ा रही है, सरकार बनाने के अंदर कर रही है। कुल मिला के इनके आदमियों को वही, ये जो ढांचा राजनीति का, जिस डेमोक्रेसी के पोर्टली को लिए हम घूम रहे हैं, उसी लाइन ऑफ एक्शन पे इन्होंने एक पोर्टली बना ली चुनाव आयोग की। हम बना ले, अच्छा उसमें लिखा हुआ जो परिभाषा, उसमें लिखा हुआ था हम स्वेच्छा से, भाई हमारी मर्जी है कि नहीं बनाए कोऑपरेटिव, स्वेच्छा से। हम स्वेच्छा से बना ही नहीं पा रहे, वो कह रहे तुम बनाओ, नहीं बनाओगे तो तुम्हें ये सब्सिडी नहीं देंगे, हमें ये नहीं देंगे। यानी कुल मिलाकर के जो भी ढांचा खड़ा हो रहा है, उस ढांचे के अंदर चोटी सरकार अपने हाथ में रखना चाहती है। टैक्स के मामले में समझो या वोट के मामले में समझो, नोट और वोट दोनों उसके कब्जे में रहेगा। यानी ह्यूमन पावर जो है, पार्टिसिपेशन, ये बड़ा लगभग शून्य सा हो रहा है। इन सारी परिस्थितियों में पवार साहब का ये सवाल बहुत बड़ा सवाल मेरे को पंच कर रहा है कि क्या एग्रीकल्चर सेक्टर, इतनी दुनिया लगी हुई है एग्रीकल्चर के, इतना कोऑपरेट लगा हुआ है, तो हम नहीं कर सकते क्या? मैं तो सामाजिक सहकार के मार्फत जाता भी हूँ, लोगों को कहता हूँ, जब तक हम अपने वे में नहीं कर पाते हैं ना, तब तक कोई मायना बन भी नहीं पाएगा। ये हमारी मजबूरी हो सकती है, हमारी प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे अंदर ज्ञान की कमी हो सकती है, हमारे कोऑपरेशन के अंदर हमारे इतनी भावना नहीं है, ये सारे फैक्टर हो सकते हैं। तो सुवालाल जी, अब आप अपना विश्लेषण दें इसको, फिर इंटरवेंट के लिए मैं रूपचंद जी को लाऊंगा बीच में, और फिर वापस पवार साहब को होते हुए हम अपनी सेशन को चलाएंगे। तो सुवालाल जी। थैंक यू हनुमान राम जी। हाँ, मैं तो उतना विशेषज्ञ इस चीज का तो नहीं हूँ, लेकिन जो चीजें मैं जानता हूँ ये है कि देखिए, देश में पहले तो जो एग्रीकल्चर है वो एक सामाजिक ढांचा है। तो यहाँ जो खेती करते हैं लोग, उनका एक सामाजिक ढांचा बना हुआ है। तो वो सामाजिक ढांचा में जब परिवर्तन हो, तब खेती का जो स्तर है वो बदल सकता है। अगर जब तक सामाजिक ढांचा नहीं बदलेगा, मतलब कि ये कहना चाहता हूँ मैं कि यहाँ देश में जो खेती है वो एक सामाजिक व्यवस्था के हिसाब से चल रही है, और सरकार जो भी योजना बनाएगी, कानून लाएगी, सुधार करेगी, वो उससे सामाजिक ढांचे के खिलाफ ही करती है। मतलब कि जो एग्रीकल्चर है उससे जो समाज जुड़ा हुआ है उसके पक्ष में नहीं करेगी। तो सरकार क्या कर रही है कि एक नई व्यवस्था बना रही है, और वो नई व्यवस्था है वो खेती को नियंत्रित करे। अब जो आपने 3-4 चीजें बताई है, वो 3-4 चीजें इसी बात को बता रही है कि सरकार एक नई व्यवस्था बना रही है जो एग्रीकल्चर को नियंत्रित करे। मतलब कि जो एग्रीकल्चर जो एक सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा है, उससे दूर करना चाह रही है। तो एक तो ये है पॉइंट मेरा, हालांकि पता नहीं मैं समझा पाता हूँ या नहीं। दूसरा मेरा ये मानना है कि जब तक देश का एक्सपोर्ट नहीं बढ़ता है,
तब तक देश की इकोनॉमी जो होती है वो लाभ नहीं देती है, या ये कहे कि एक्सपोर्ट जब बढ़ता है तो बेरोजगारी कम भी होती हुई दिखाई देगी, महंगाई भी कम होगा और निवेश भी आएगा। तो इस तरीके से 3 चीजें हम देखते हैं कि वो एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई है। जब एक्सपोर्ट बढ़ता है तो देश की करेंसी का है वो भी मजबूत रहती है। तो जब एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहा है, निवेश कम हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है और बेरोजगारी बनी हुई है, तो इसका मतलब है कि आपकी करेंसी का जो वैल्यू है वो भी डाउन होगा ही दूसरी करेंसी के अनुसार। एक है और जो है तीसरा पॉइंट मेरा, जो आप बता रहे हो कि दुनिया में क्या हो रहा है, मतलब कि नीतियां जो है खासकर खेती को लेके। देखिए, दुनिया के अधिकतर देशों में जहाँ खेती सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं है, जैसे भारत में है, जहाँ जिन देशों में खेती सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं है, वहां पर खेती है वो औद्योगिकरण हो चुकी है या कॉर्पोरेटाइज हो चुकी है, और यही भारत में भी हो रहा है। लेकिन ये एक चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए कि दुनिया में जहां भी खेती को इंडस्ट्रियलाइज कर दिया है या कॉर्पोरेटाइज कर दिया है या कहे कि फुली प्राइवेटाइज कर दिया है, वहां पर खेती उस सामाजिक व्यवस्था से अलग हो चुकी है। लेकिन भारत में अभी भी सामाजिक व्यवस्था का ही हिस्सा है यहाँ पर एक खेती। तो इस वजह से ये बहुत मुश्किल है, और अगर ऐसा होता है, कॉर्पोरेटाइजेशन सरकार तो कर रही है, जबरन ही कर रही है, और सरकार जो कर रही है, नई व्यवस्था जो बना रही है, या ये कहे जो दुनिया में कॉर्पोरेटाइज एग्रीकल्चर है या इंडस्ट्रियलाइज एग्रीकल्चर या फार्मिंग है, उसी को यहाँ भी वही मॉडल और वही व्यवस्था यहाँ सरकार पैदा कर रही है या तैयार कर रही है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है वो ये है कि यहाँ खेती वो समाज का हिस्सा बनी हुई है, मतलब सामाजिक व्यवस्था है, जो और दुनिया में ऐसा नहीं है। और दुनिया में खेती है वो सामाजिक व्यवस्था से जुड़ी हुई है ही नहीं, वो एक तरीके से अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है, और यहाँ पर अर्थव्यवस्था और एग्रीकल्चर को बिल्कुल अलग कर दिया गया है। तो इसलिए यहाँ जो भी सरकार बिल ला रही है, योजना बना रही है, वो समाज या जो खेती पर जो व्यक्ति खेती कर रहा है उससे कोई सहमति नहीं ली जाती है, उससे कोई राय नहीं ली जाती है, या उसका ये कहे कि उसकी कोई कंसर्न है या उसका कोई हित है, वो नहीं देखा जाता है। तो यहाँ पर एक तरीके से इम्पोज किया जा रहा है कॉर्पोरेटाइज्ड एग्रीकल्चर या फार्मिंग या इंडस्ट्रियलाइज्ड फार्मिंग। और इसका नुकसान यही होगा कि समाज जो एग्रीकल्चर को एक व्यवस्था बना रखा है वो बिखर जाएगी, और जो ताकत है ग्रामीण व्यवस्था की, एग्रीकल्चर और समाज समाज जो जुड़ा हुआ वो खत्म हो जाएगी। तो इसलिए मेरा तो यही मानना है कि सरकार जब तक दो काम नहीं करेगी, पहला काम तो यह है कि वो जो भी एग्रीकल्चर में सुधार करती है सरकार, वो उससे जुड़े हुए लोगों से सहमति लिया जाए या उनके हित को तवज्जो दिया जाए, यह है। और दूसरा यह है कि सरकार है वो एग्रीकल्चर को एक्सपोर्ट के लिए तैयार करे। अब इसमें क्या होगा कि ये कॉर्पोरेटाइज जो एग्रीकल्चर है वो भी एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ही होती है आखिर में, लेकिन उसका फायदा किसान या खेती करने वाले को नहीं मिलेगा, उसका फायदा सिर्फ उसी को मिलेगा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का व्यापार करेगा, और जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन करेगा प्रोडक्ट का, उसको कोई फायदा नहीं होगा। तो जब सरकार है वो फायदा देगी किसान को या प्रोडक्ट प्रोड्यूसर को, तब तक ये एग्रीकल्चर से कोई एक्सपोर्ट की उम्मीद नहीं है, क्योंकि यहाँ एग्रीकल्चर अपने देश में है वो एक सामाजिक व्यवस्था है, वो एक सामाजिक जीवन है, उससे सारी समाज की गतिविधियां, परिवार की गतिविधियां जुड़ी हुई रहती है। तो मेरा ये मानना है। थैंक यू। मैं सवाल ले लूं वीरेश जी, क्या आप कहना चाहेंगे? फिर मैं रूपचंद जी के पास जाऊंगा 2 सवाल लेकर के। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सरकार बड़ी चालाकी से काम कर रही है, और चालाकी ये है कि वो एग्रीकल्चर को डायरेक्ट कॉरपोरेट में नहीं लाना चाह रही। उसने पहले तो एग्रीकल्चर को बदनाम किया, जो हमारा प्रोडक्ट है, कि ये जहरीला है, खाने लायक नहीं है। उसने जोर दिया ऑर्गेनिक फार्मिंग में,
और अब वो इसको टोटली ऑर्गेनिक फार्मिंग बनाने के लिए एक सर्टिफिकेशन की योजना बना रही है कि सर्टिफिकेशन मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, वो जो प्रोड्यूस होगा वो एक्सपोर्ट के लायक होगा, और उसी पे गवर्नमेंट कमाना चाहती है पैसा, कॉरपोरेट को कमाना चाहती है। आप बहुत क्लियरली देख लो कि अभी जो ये 3 वो आए हैं इसमें कंपनियां, वो कोऑपरेटिव जो सोसाइटी बनी है 3, इसके अंदर बीज इन्होंने कंट्रोल कर लिया। इसके बाद जो एग्रीकल्चर फार्मिंग है, जो फार्मिंग है, कल्टीवेशन है, वो टोटल का टोटल इनके कब्जे में है। यानी चाहे उसमें फर्टिलाइजर डालने का काम हो, वो सारा का सारा इन्होंने जो है वो कर दिया, नैनो बना दिया, भाई नैनो यूरिया बना दिया, नैनो डीएपी बना देंगे, और जो केमिकल है वो ड्रोन के द्वारा छिड़केंगे पूरा। यानी टोटल अपने कंट्रोल में लेके ये दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि देखिए हमने टोटल अपने निगरानी में ये तैयार किया है, अपनी निगरानी में उगवाया है, और जो प्रोडक्ट आपके सामने हम ला रहे हैं वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, वो खाने लायक है, यानी वो डायरेक्ट बिक्री के लिए जाएगा। जैसे सरसों के तेल के साथ हुआ, पहले इन्होंने सरसों के तेल को बदनाम किया, फिर उसको पैकिंग में लाए, अब सरसों के तेल पे कोई कुछ नहीं बोलता, इवन 35% उसमें एडल्ट्रेशन हो रहा है तब नहीं कोई बोलता। ये देखो, ये बात सुवालाल जी ने कही ना वीरेश जी, कि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है, ये बात तो अपने बिल्कुल क्लियर है कि भाई इंडस्ट्री वाला तो जो चाहेगा वो करेगा। आप तो प्रोड्यूसर हो, इंडस्ट्री को दे दिया, और इंडस्ट्री के अंदर गवर्नमेंट एक लिंक कर रही है। तो मैं रूपचंद जी, मैं सवाल आपके पास जो लेके आ रहा हूँ वो करना, और आप मनीराम जी आप सुनना इस सवाल को। बेसिकली सरकार ने एक व्यवस्था 2015 से शुरू की, कंपनी ईज ऑफ डूइंग के नाम से कंपनी के सारे कानून बदले। एक सेशन में कंपनी एक्ट के तहत ऊपर कराऊंगा किसी अच्छे एक्सपर्ट वकील या प्रोफेसर से लेकर के, कंपनी एक्ट में इन्होंने कुछ ढांचा चेंज किया। फिर इनको जो ही हड़ताल हुई किसानों की, और कंपनी एक्ट के तहत वो तीनों कानून थे, उन कानूनों को इन्होंने विड्रॉ करके और कोऑपरेटिव एक्ट में डाला। कोऑपरेटिव एक्ट हमारे लिए छद्म है। हमें लगता तो यूं है जैसे हमारा शासन आ रहा, जैसे डेमोक्रेसी हमारे साथ धोखा है ना, उसी तरह से कोऑपरेटिव हमारे पास देखा। लोगों को एफपीओ में तो डाला, लेकिन एफपीसी में नहीं डाला। तो अब हमारे पास में विकल्प मात्र एक बचता है कि हम कंपनियां बनाए घर वाइज। सोलोमन एंड सोलोमन कंपनी मैंने ला की है, अपने मनीराम जी और भी की रंगे। सोलोमन और सोलोमन एक रेकर था जो जूते बनाता था, उसने अपने घर वालों को, बीबी बच्चों के 5-4 के नाम लिख के कंपनी बनाई, वो बहुत बड़ी प्रसिद्ध कंपनी हो गई। हम इंडिविजुअल घर वाइज या इंडिविजुअल गांव वाइज, या हम ऐसी कोई सोसाइटी का निर्माण करें जो कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हो। हमारे पास सीए भी लाने पड़ेंगे। हमारे पास जब तक हम कंपनी एक्ट पे पास नहीं आते हैं तब तक हम, जब एक कंपनी सेल, ये अडानी की 350 कंपनियां सेल कंपनियां बन सकती है, तो हम गांव में कंपनियां क्यों नहीं बनाए? क्योंकि सरकार ने ढांचा कंपनी की तरफ डाइवर्ट कर दिया। कोऑपरेटिव में हमारे साथ एक छद्म है। ये कोऑपरेटिव को हम वाकई डेमोक्रेसी की तरह सही माइंड से करें तब तो ठीक है, लेकिन हमें पता है कि कोऑपरेटिव में जब इनका चुनाव आयोग आएगा, इनको झूठे फर्जी वोटों के रिजेक्ट करके, इस तरह से जैसे सत्ता हथियारे है ना ये, उस तरह से ये ढांचे को हटा लेंगे। अब हमारे पास में इंडस्ट्रियलाइजेशन होना ही होना, जैसा सुवालाल जी ने कहा, और पवार साहब कह रहे हैं हम कब्जा कैसे करें। तो क्या हम कंपनी के मार्फत पूरे देश के अंदर इंडिविजुअली हम प्रति घर, सोलोमन ने बनाया वैसे प्रति घर एक कंपनी बना ले, और इस तरह का एक मूवमेंट खड़ा करें कि सारे लोग कंपनी कहलाएं, या गांव में कर लें। ये जो एफपीओ वाला फंडा है ना, ये डेमोक्रेसी के शब्द की तरह कोऑपरेटिव भी एक शब्द नेगेटिव है। जो थीम है वो है जनता के हाथ में चोटी, जबकि चोटी जा रही है गवर्नमेंट के हाथ में। कंपनी एक्ट में इन्होंने भोलेपन में समझो या इन बनियों की उसमें समझो करके इनको काफी छूट दी है। छूट देने के अंदर हम भी टांग अड़ाएं। इनके जो कानून है, हमारी एक्सिस बैंक को कंपनी एक्ट के तहत हो जाएगी, हमारे ट्रिब्यूनल हो जाएंगे जिनके अंदर हम फैसले करा पाएंगे। इस तरह से ग्रुप बना करके और फिर हम डॉलर में टांग अड़ा लें, तब जाकर के ये जो बात हम कह रहे हैं ना कि एग्रीकल्चर को लोग कब्जे करना चाह रहे हैं, जनता को कैसे कब्जा करें, कोऑपरेटिव के बजाय हम कंपनी के करें, ऐसा मेरा सोच है। मैंने जितना इनके बिल पढ़े और जितना ढांचा पढ़ा, उसमें मुझे ये लगा कि ये कंपनी एक्ट में इन्होंने बहुत भले भले काम किए, इनके लिए जो इन्होंने कहा उतने ही कर दिए। इसके अंदर इन्होंने अपनी कुबद लगाई है।
तो क्या हमें उस तरफ बढ़ना चाहिए? सारे कंपनियां बना लें, लाखों कंपनियां बन जाए किसानों की, ऐसा कोई ढांचा खड़ा हो, और उसके अंदर फिर हम एक्सपोर्ट वाली जो लाइन कोऑपरेटिव वाली उधर से है तो कंपनी भी तो कर रही है ना, तो पैरेलली हम जब तक खड़े नहीं हो पाते हैं तब तक ऐसा मूवमेंट यदि हो तब हम कुछ इस एग्रीकल्चर के ढांचे को कहीं थोड़ी बहुत पकड़ में ला सकते हैं क्या? रूपचंद जी, फिर मैं मनीराम जी को ले लेता हूं और फिर पवार साहब को इंटरवेन करवाता हूं वापस। हाँ रूपचंद जी। हाँ नमस्कार। बुनियादी डेवलपमेंट मॉडल में चेंज किए बगैर उसका जो सुपर स्ट्रक्चर है, चाहे वो कोऑपरेटिव का हो, चाहे वो कंपनियों का हो, या वो डॉलर डोमिनेटेड हो, इन पर हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे अभी आपको एक यूक्रेन की एग्जांपल दे देते हैं आपको। यूक्रेन की मेन इकॉनमी जो है वो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पर है, और दुनिया का सबसे ज्यादा गेहूं एक्सपोर्ट करने वाला और सूरजमुखी एक्सपोर्ट करने वाला, एक्सपोर्ट करने वाला। इसका मतलब ये है कि यूक्रेन ने अपनी इकॉनमी जो टिकाई है, तो इंडिया का तो अब इतना वैरायटी ऑफ लैंड है इंडिया के पास, ये हर पहलू में आगे जा सकता है। मेरा सवाल ये है कि फंडामेंटल डेवलपमेंट मॉडल चेंज कौन करे? एक बात, अगर हम फंडामेंटल डेवलपमेंट मॉडल इसी पर रखते हैं, एक्सपोर्ट पर ही, एक्सपोर्ट का यही मतलब है कि हम डॉलर को अर्न करने के लिए अच्छी से अच्छी चीज जो है वो बाहर भेजेंगे और घटिया से घटिया अपने लोगों को खिलाएंगे। ये तो एक्सपोर्ट का काम है सीधा, कि एक्सपोर्ट का काम यही है कि हम अच्छी से अच्छी मोस्ट सुपीरियर आइटम जो है, जैसे अपने एरिया में है कि फ्लेवर वाली बासमती तो हम एक्सपोर्ट करते हैं, और खुद जहाँ कोपर से डिपो से लेकर के वो मोटे चावल खा लेते हैं। इसका मतलब ये डॉलर का जो मनी सेंट्रिक वर्ल्ड है, इसने हमको ऐसे घुमा दिया है कि हम आज आकर के कंपनी या कोऑपरेटिव या इसका ये जो है डॉलर, इसी के इर्द गिर्द चक्कर में रहते हैं। अपनी ये इसमें से नेव अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब तक साउथ एशिया की अर्थव्यवस्था को नए एंगल से रिकास्ट नहीं किया जाए, और वो होगी ग्लोबल किचन के ओरिएंटेशन से, कि जो नेचुरल सिस्टम जहाँ चल रहा है, वो पहले मैं बात कर चुका हूँ कि इतना एरिबल लैंड है, इतनी मैन पावर है, और इतने 9 दरियाओं का, जहाँ पर कहाँ अमू दरिया अफगानिस्तान वाला और कहाँ ब्रह्मपुत्रा, इतने दरियाओं का साफ पानी जहाँ पर है, हजारों 50,000 ग्लेशियर्स हैं जहाँ पर जो आपको साफ पानी देते हैं। तो इन सब को हम अपनी प्रॉपर्टी मान करके अगर हम नेचुरल एग्रीकल्चर पर चले जाएं तो हम फार्मा इंडस्ट्री से निजात पा सकते हैं। एक बात जो अभी मस्टर्ड ऑयल की बात की ब्रजेश ने, कि अडल्ट्रेशन से निजात पा सकते हैं, और ये ओपन पब्लिकली होगा भी आप देख लो आप कितनी अडल्ट्रेशन की है आपने या हमने कितनी की है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस पैटर्न पर आ जाए, वो तब है कि अगर इकॉनमी का मॉडल बदले, तो इकॉनमी का मॉडल बदल के पहले लोगों का माइंडसेट बदलना पड़ेगा और उसमें लोगों की चेंज करना पड़ेगी, तब जाके आगे काम चलता है। नहीं, सवाल मेरा रूपचंद जी, सवाल बड़ा केंद्रित ये है कि इकोनॉमी का मॉडल मान लो नहीं भी बदले, लेकिन सवाल ये हो गया कि हमारी खेती छीन करके और इंडस्ट्री को दे दी तो हम टांग कैसे अड़ाएं? ये सीधा खड़ा सवाल मेरा ये है। जैसे पवार साहब ने बात कही ना कि भाई हम इसको, क्योंकि दुनिया ये सारे हमारे से माल छीन रहे हैं, अब माल छीन रहे हैं तो इस माल को कब्जे करने के लिए एक कोऑपरेटिव सिस्टम है, एक कंपनी का सिस्टम है, या हम आपस में अपना कोई ऐसा सेटअप बना दे जैसे मैंने बना रखा है। मैं भाषण देता हूँ, सुनता कोई नहीं है, लेकिन बात यह है कि हमारे आज से 100 साल पहले जो लोग जीते थे उस तरीके से हम जी लें, जो बाजार को एक तरफ कर दे। बाजार एक तरफ होते ही काफी कुछ समस्या हल होती है कि हम जाते ही नहीं थे भाई बाजार में पहले। तो क्या वो मॉडल, आर्थिक मॉडल जो मैं कह रहा हूँ, वो मॉडल इस बात को और डायरेक्शन करता हो कि हम खाने पीने की और एग्रीकल्चर की जो पेट भरने की जो नीड वाली चीज है, बाकी व्यापार होता रहे, इंडस्ट्री अपना काम करे, डिजिटल का करे, ट्रकें बने, वो करती रहे, लेकिन खान पान का जो सिस्टम है उसके अंदर हम यदि या तो हम अपनी मुट्ठी में तब लें कि गांव वाइज ऐसी यूनिट बने, सामाजिक सहकार माइंडसेट पे बने कि हम अपने जैसे पूर्वज हमारे करते थे वैसा करें, या ये सेटअप हो कि सरकार के अंदर ये
एंट्री तो हो गई तो इनसे जान कैसे छुड़ाए? तो जान छुड़ाने के लिए कानून पढ़े। कानून के अंदर थोड़ी बहुत जो झलक दिखती है वो ये दिखती है कि हम भी अड़ा दें, भाई कंपनी वालों को तुम सुविधा दे रहे हो तो मैं भी वो करूं। जो रेल है कि कोई एक रेल इधर जा रही है, एक इधर रेल, ये लोकल है, तो इन्होंने इसको लोकल कर दिया, इसने उन्होंने कर दिया, तो हम भी उसका टिकट ले ले भाई, क्या प्रॉब्लम है? तो इसके बारे में हम क्या सोचते हैं? इसके बारे में एक मोटी बात है जो आपको पकड़नी पड़ेगी कि कंपनियों का इतिहास जो आप जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी से, इंडिया का, तो उसने क्या किया है इंडिया का, कि उसने नेचुरल रिसोर्स से कंट्रोल कर लिया और फिर सरकार कंट्रोल करती। ये कंपनियों का इतिहास है। एक बात तो ये, अगर इस पर फिर हम कंपनी की तरफ आते हैं तो कंपनी का एक और गारंटी है कि कंपनी हजारा पैसे कमाए और किसी और दूसरी कंपनी के नाम से चला जाए और पुराने वाली कंपनी को दिवालिया बैंकरप्ट करते, आपको वही कुछ मिलेगा जो उस कंपनी के पास असेट्स हैं पुरानी वाली। ठीक है, बात आ गई। अब मैं मनीराम जी, मैं आपके सामने दो विकल्प आपके सामने है। खेती अपने से छीन रही है, कोऑपरेटिव की टांग भी है और कंपनी की टांग भी है। हमारे पास ऐसा कोई एक क्लियर कट रास्ता नहीं है। कंपनी का मतलब, जैसे रूपचंद जी ने तो बहुत बड़ी ईस्ट इंडिया कह दिया, मैं ये कहता हूं कि छोटी छोटी कंपनी, बहुत छोटे छोटे टुकड़े में हम कंपनी को करें। गांव एक कंपनी बन जाए, गांव को एक यूनिट मान के हम कंपनी बना लें और पुराने सिस्टम को हिसाब से कुछ करने की सोचें। तो कंपनी एक्ट वाली लाइन में बढ़े ताकि खेती हमारी मुट्ठी में रहे। जैसे सुवालाल जी कह रहे हैं कि सोशल कंसेप्ट है, ये सोशल ओरिएंटेड कंपनी का कोई ऐसा हो उसके अंदर, क्योंकि ये कंपनियां भी तो एग्रीकल्चर का माल इधर से उधर भेज रही है, एक्सपोर्ट कर रही है, वो कर रही है। हम तो कहीं है ही नहीं, हम तो माल दे के कोऑपरेटिव का ढांचा बना के पैक्स बना के दे देंगे। तो अपन क्या करना चाहिए? जैसे हमने सबको माल दे दिया, अपन खुश हो गए, 5 रुपए मिलते ही कि हमें तो 5 रुपए मिल गए, नफा हो गया, या हमने ऐसा कर दिया। तो ये तो कोई मॉडल नहीं हुआ, ये इकोनॉमिक मॉडल नहीं है। आदमी जिए करे खाए, कम से कम एग्रीकल्चर मॉडल तो तगड़ा सा हो। बाकी करे कंपनी, ट्रकें बेचे, कंप्यूटर बेचे, लैपटॉप बेचे, ये बेचे, या कुछ हवाई जहाजें बनाए, वो बनाए, लेकिन खेती मकाई की टांग है। खेती से टांग कैसे निकालें, वो ये सवाल हमारे सामने है। मनीराम जी, माइक खोलिए। मनीराम जी, आप म्यूट हैं, माइक खोलो पहले। सभी को नमस्कार। और मैं थोड़ा सा लेट हुआ, इसलिए पूरी बात तो मैंने नहीं सुनी, लेकिन अभी का जो चल रहा इशू है, मुद्दा है, उस पर मैं अपनी राय दे रहा हूँ। रूपचंद जी की मूल बात तो बिल्कुल ठीक है कि पूरा एज ए सिस्टम और उसकी जो मुख्य दिशा और दशा नहीं ली जाए तब तक जो चल रहा सिस्टम है वो तो पूरा का पूरा एंटी पीपल एंटी नेचर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन हनुमान जी ने जैसी बात रखी कि वो तो एक चीज सारी सिस्टम का हो ही गया, कॉर्पोरेट हो चुका ना, तो हम उसी में तो जी रहे हैं, हम भी तो उसी के पार्टी तो है। अब उसी के अंदर हम रहते हुए हैं, ये मान के चले कि उसी में हम चल रहे हैं। अब हम क्या करें? जो हम चाह रहे हैं वो तो कोई आज के टाइम में अभी कोई बदलने वाला है नहीं, ठीक है? तो क्या करें? वो जो है वो हनुमान जी वाली जो बात है कि इन्होंने थोड़ा चेंज किया। वो बहुत डिस्कशन पहले हो चुकी कि जो सीधा सीधा पुराना जो कंपनी एक्ट था, जो किसानों वाला एफपीओ वाला कंपनी एक्ट है, उसके अंदर अमेंडमेंट हुआ कि मुख्य अमेंडमेंट यही था कि जो प्रमोटर शेयर थे वो हटा दिया गया कि वो कब्जा कर लेते थे। अब इसके अंदर ये ठीक है, जो जैसे कि चाहे इंपावरमेंट लोगों की बढ़ानी पड़ेगी। अब यदि लोगों की नहीं बढ़ाएंगे और किसान उसमें हिस्सा नहीं लेंगे, मिलकर के उत्पादन से लेके विपणन तक, यानी मार्केटिंग का जो सिस्टम है, तो वो यदि जो पैदा करने वाला है वो यदि उसमें भाग नहीं लेगा तो भैया वो तो फिर लुटता ही रहेगा। और जो मार्केटिंग सीधा सीधा है कि जो मार्केट के अंदर है वो आर्थिक तौर से वही प्रॉफिट ले जाते हैं, उन्हीं को हिस्सा जाता है।
यदि और उसके अंदर उसमें उपभोक्ता भी पीसता है, तो वो तो मांग पूर्ति का पूरा बाजार के ऊपर कब्जा किए हुए हैं और वो कृत्रिम मांग पैदा करते हैं सारी, मतलब और सारा स्टोर भी कर लेते हैं। ये सारा सिस्टम हमारे सामने है, मैं उसमें नहीं जाता हूं। तो अब आम उपभोक्ता और लोगों को जोड़ने का इसके अंदर जो एफपीओ है इसमें प्रावधान है। सोसाइटी एक्ट भी लागू है अभी, तो सोसाइटी एक्ट के तहत भी उत्पादक और उपभोक्ता जुड़ सकते हैं। उसका छोटा सा एक उदाहरण है, हमारे करीब 10 साल हो गए रजिस्टर्ड कराए तो, लेकिन प्रैक्टिकल में काम कर रहे हैं हम 8 सालों से। हनुमानगढ़ के अंदर है और कुदरती खेती का है, ये रासायनिक खेती का भी नहीं है। रासायनिक खेती लोगों को मोड़ देना पड़ेगा एग्रीकल्चर को मुख्य रूप से, कि रासायनिक को तो अलविदा करो और रसायन का जो तंत्र है ना जितना, उसके ऊपर तो कंपनियों का सारी कंपनियों का जितने भी खाद है, बीज है, स्प्रे, सबको मालूम है, उन पे सबका कब्जा है, पूरे बाजार पे उनका कब्जा है। लेकिन कुदरती खेती जो है जहर मुक्त खेती है, और ये बिल्कुल लानी पड़ेगी। जीवन बचाना है तो लानी पड़ेगी, और किसानों को अपने आप को बचाना है तो भी लानी पड़ेगी। मैं मनीराम जी, मैं इंटरवेन कर रहा हूँ आपको। जहर मुक्त खेती सरकार भी चाह रही है एक जहर मुक्त खेती हो, लेकिन वो कब्जा करके दूसरों को बांटना चाहती है और आपको जहर खिलाना चाहती है। यहाँ हम क्या इंटरवेन करें? हमारा सीधा खड़ा सवाल ये है कि हम जहर मुक्त, हम 5 आदमी मिलके तो खा लिया, अपने पता है, आपको पता, मेरे को पता है। जहर मुक्त जो भी है, इन्होंने ढांचा ऐसा खड़ा किया है, ऐसा कानून बना है इन्होंने पैक्स और इसके मार्फत के ये पूरा माल आपसे लेंगे, चाहे थोड़ा पैसा ज्यादा दे के देंगे, हम पैसे के तहत दे देंगे अपन तो। अब इस सारे सिस्टम के अंदर वो पूरा माल एक्सपोर्ट हो जाएगा और हम यहाँ कचरे में खाने के लिए बाध्य हो जाएंगे। और डॉलर की इस एरा के अंदर यदि डॉलर वाला चाहेगा तो माल, जैसे मैंने, आप नहीं आए थे तब मैंने ये सवाल खड़ा किया था कि कोई व्यक्ति के दिमाग में आ जाए कि पूरा दुनिया का माल मैं लाके एक बार इकट्ठा कर लूं और इनको करके कब्जे कर लूं, फिर इनको इन टुकड़ों टुकड़ों में बांटूं, तो डॉलर है, 59% कब्जा उसका। तो ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो फूड सिक्योरिटी कंसेप्ट है, ये भारत बिल्कुल, ये सुवालाल जी वाली कहानी है कि हम इसको सामाजिक ढांचे में ही लिए बैठे हैं। हम एग्रीकल्चर से फाइट, मतलब हम इंडस्ट्री वाले से फाइट भी नहीं करना चाहते, इंडस्ट्री वाले की कला भी नहीं समझना चाहते, इनकी कंपनियों के कानून भी नहीं जानना पाते, और हम सिर्फ चाहते हैं कि हमें कोई कर दे। हाउ इज इट पॉसिबल? सवाल ये बनता है मनीराम जी। मैं जो कह रहे हो बात, हम तो प्रैक्टिकल की बात उधर ही जा रही है जो हम कर रहे, जो 8 साल और हमारा बिल्कुल जो हमारे मेंबर है, जो शेयरधारक है, शेयरधारक किसान है जिसके पास जमीन है, वो उसका मेंबर है, ये कानून है। तो उसके अंदर हम पैकिंग का, मार्केटिंग का काम साथ कर रहे हैं, वहाँ किसान ले जा रहे हैं, बेच रहे हैं। आप वाला राजस्थान की कोऑपरेटिव सोसाइटी का ढांचा है, जो पैक्स वाला आएगा नया, तब की बात है। अब पवार साहब, आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? ये जितनी बहस चली, आपने जो एक सवाल छोड़ा, उस सवाल को मैंने कईयों के बीच में ले जा करके आप पे ही मैं चाह रहा हूँ कि बेसिक बात है कि खेती तो कब्जे हो गई वैसे तो, लेकिन क्या ऐसी कोई कुबद, ऐसे कोई माइंडसेट, ऐसी कोई हम कोई कर सकते हैं, या क्या, किधर बढ़ना चाहिए? हाँ, 10 मिनट है इसमें, फिर और भी साथी लेने पड़ेंगे। 5 मिनट में आप बात को। जो भी हमारे पास डिस्कशन में आए, 2 ही मैटर आए, 2 जगह जिक्र हुआ। एक तो हमने चाइना का जिक्र किया कि उसने कब्जा कर लिया सारे पे। दूसरा खेती की बात है कि भाई इनके नियंत्रण में चली गई। अभी आप देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, खेती के लिए सबसे जरूरी क्या है? सबसे पहले तो पानी है, खाद बीज तो बाद की बात है, पहले तो पानी है। पानी का नियंत्रण, अभी हम अगर कंपेयर करें इंडिया का चाइना का, क्योंकि वो भी हमारे साथ ही करीब करीब आजाद हुए, लेकिन उन्होंने प्रायोरिटी किस चीज को बनाई? वाटर मैनेजमेंट को प्रायोरिटी बनाई चाइना ने सबसे पहले, और अपना वाटर मैनेजमेंट किया, हाइडल प्रोजेक्ट बनाया, इरिगेशन सिस्टम डेवलप किया।
और सिंचाई सही करने का रिजल्ट ये है कि हमारे से 40% जमीन है चाइना के पास एग्रीकल्चर वाली। इंडिया का 40% चाइना के पास है, जितनी इंडिया के पास है उसके 40% ही केवल चाइना पे है। लेकिन वो हमारी बराबरी पॉपुलेशन को करीब करीब फीड कर रहा है, इंपोर्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि सिंचाई बढ़ाने से उनकी यील्ड जो है हमसे 2 गुनी 2.5 गुनी है हर एक किसी भी फसल में देख लो। तो सबसे पहली बात तो ये कि सिंचाई को हमने इग्नोर कर दिया। दूसरी बात हमारे पास जो सबसे ज्यादा इफेक्ट किया, हमने हाइडल एनर्जी को बंद कर दिया बिल्कुल कंप्लीटली 1971 के बाद। हाइडल एनर्जी दोनों चीजों में फायदा करती है, मतलब एनर्जी भी देती है कंटिन्यूअसली, और दूसरे हमारा जो डॉलर का वो जो है इन्वेस्टमेंट है विदेशी मुद्रा का, उसको भी नियंत्रण करती है। आप सब चीज जो है रेल भी और सारी गाड़ियां भी सब बिजली की बनाने जा रही हैं। प्रोडक्शन बिजली की आप बढ़ा नहीं रहे, और बढ़ा भी कर रहे हैं थर्मल से बढ़ा रहे हैं, कोयला खुदान से बढ़ा रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। वो चलो वो तो बहुत लंबा सब्जेक्ट हो जाता है, लेकिन इरिगेशन हमारी प्रायोरिटी बननी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात मैं आज इसका और जिक्र करना चाहूंगा, रोज बात होती रहती है। 2002 में हमारी सरकार ने ये डिसीजन लिया कि हम खेती की बजाय उद्योग को प्रायोरिटी देंगे, जिससे क्या करेंगे, हम एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे। ये टोटली फेल हो गया। इनका सिद्धांत ये है कि इंडस्ट्री से एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाए ये नहीं। और एग्रीकल्चर में अगर इतना इसको प्रायोरिटी पे चलने देते, आज तो 21 साल हो गए, 2002 में डिसीजन लिया था, 21 साल में अगर एग्रीकल्चर वहीं पर चलती रहती जिस स्पीड से चल रही थी, तब भी हम आज नियंत्रक पोजीशन में होते, संसार के नियंत्रक बनते हम। लेकिन यहाँ तो जो माइंडसेट है वो दूसरा ही बनाया जाता है, दूसरी चीज बताई जाती है। जहाँ आइडल एनर्जी का जनरेशन होता है वहाँ पर्यावरण वालों को भेज देते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी सारी की सारी आ जाती हैं। टिहरी बांध का उदाहरण आप देख लो, 1969 में प्रोजेक्ट सबमिट हुआ और 2004 में वो क्लियर हुआ, 4 में उस पर काम होना शुरू हुआ। क्या अनाड़ीपने की बात है, मतलब जो है देखिए अब क्या करें। लेकिन देखिए आज स्थिति दूसरी बदल गई है। आज किसी दूरदर्शन या अखबार के कंट्रोल में नहीं है जनता, अपने आप जो है बहुत कुछ सीख रही है, पढ़ रही है, समझ रही है, एजुकेशन भी आ गई है, हम इस तरफ सोचने भी लगे हैं। तो आज हमें माइंडसेट पहले ये बदलना पड़ेगा कि सबसे पहले खेती जरूरी है, खेती के लिए सिंचाई जरूरी है, सिंचाई के लिए अपने आप पे सेल्फ निर्भरता जरूरी है। और ऐसी कोई खास बात नहीं है कि स्वाद लें, दुनिया सम दवाइयां लें, हम सब कुछ अपने आप अपना सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं। अब नीम का तेल छिड़क गया, कोई जरूरी पेस्ट वो दवाई छिड़कनी है। तो ठीक है, आज तो 5-7 मिनट बच रहे हैं। और कोई साथी विदेश जी कोई आप इनपुट देना चाहें या कोई करना चाहे? 5 मिनट बच रहे हैं अपने पास में। कोई आज और किसी साथी का कोई हो सवाल तो फिर मैं रूपचंद जी से इसको फाइनलाइज कराऊंगा। सुवालाल जी कोई इंटरवेन इसके अंदर आप कोई बात रखना चाहेंगे इसमें? कोई आप इतनी बेस के अंदर कोई आपके माइंड में आई हो कोई बात के साथ ये हम कह रहा हूं? चलो ये हरपाल जी हैंड रेज कर रहे हैं। हरपाल जी शॉर्ट में कोई सवाल हो तो या सुझाव हो तो दे दी। हाँ माइक खोलिए, दीजिए। देखिए अभी जो बता रहे थे ना एनर्जी सेक्टर में, तो हाइड्रोजन पे सोलर पे जाने से अच्छा रहेगा। और मेन बदलाव जो है वो जैसे आपने इनिशिएटिव लिया और भी ले रहे हैं, हम लोग कुछ डिस्कस तो कर रहे हैं। लोगों तक जानकारी पहुंचना बहुत जरूरी है, और जानकारी पहुंचने के बाद बदलाव आने की काफी अच्छी उम्मीद है। और आपका पॉइंट ये सही है कि हमें अपनी कोऑपरेटिव बनानी चाहिए, उनको अंदर घुस के सिस्टम में तब उनको टक्कर दें तो अच्छा रहेगा। गवर्नमेंट ने ये माना है कि अब इंडस्ट्री एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, और जब तक 5% तक ग्रोथ नहीं होगी एग्रीकल्चर की, तो हमारा जो डेवलप्ड इंडिया है 2047 वाला, वो अचीव नहीं हो पाएगा। तो ये तो उसके दिमाग में घुस गई है। और ये बात भी एक और बात जैसे डिस्कशन में आ रही थी कि मैं गांव में पहले दूध बेचना खराब मानते थे, आज की तारीख में लेकिन ऐसा हो गया कि दूध बेच के खुद चाय पीने लगे। ऐसे ही और जैसे हमारे एक और वक्ता ने बोला था कि हम बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना के, ऑर्गेनिक बना के, क्वालिटी बना के विदेशों को भेज देंगे और खुद वही खराब खाएंगे। तो अवेयरनेस करो कि भी अपने लिए अच्छा बना के रखो और उसके बाद फिर दूसरों को दो।
ठीक ठीक है हरपाल जी। और किसी साथी का कोई बात हो तो हमारे पास में 4 मिनट और शेष बच रहे हैं हमारे सेशन में, कोई विशेष बात हो तो आप इंटरवेन जी, करते हैं। चलो मैं बोलना हाँ चाहूँगा। हाँ विदेशी बोलिए, फिर मैं रूपचंद जी सारी समाप्त स्थिति करा इस देता पे हूँ। हाँ। आई है कि सरकार कुछ और चाहती है और जो वक्त का तकाजा वो कुछ और है। हम केवल वो कर सकते हैं जो हमारी लिमिटेशंस हैं, जो हमारे वश में है। Limitations हैं। और वश में हमारे ये है कि हम अपने गांव में जो पैक्स की योजना आई है, इस पैक्स में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। अपनी जो ग्राम पंचायतें हैं उनको अवगत करावें कि भाई जो संकट है, आसन संकट, वो क्या है। और इसके जरिए हमारा नेटवर्क जो है वो कहीं ना कहीं गांव के स्तर पर मजबूत हो, हम अपनी आवाज़ उन तक पहुंचा सकें, इसकी ज़रूरत है। अपने अपने दायरे में, अपनी अपनी सीमाओं में हम लोग क्या कर सकते हैं, इन मैसेज को कन्वे करने में, गांव पंचायतों को कन्वे करने में हम व्यक्तिगत रूप से कुछ अपने प्रयास हम कर रहे हैं, उनको यहाँ बताने के लिए समय नहीं है। लेकिन ये है कि हम अपने दायरे में क्या कर सकते हैं। हम जो बैठे हैं, शहरों में बैठे हैं, आपस में डिस्कशन करें, अपनी अपनी सोसाइटी जहाँ हम रहते हैं वहाँ इन समस्याओं के बारे में बतावें, और वो गांव में जाके क्या कर सकते हैं, अपने देखो, धन का उपयोग, एक बात सदुपयोग कैसे कर विदेश जी, सकते हैं, बस ये एक थोड़ा सा। हाँ मैं इंटरवेन आपको कर रहा हूँ, ये आधा मिनट ही लूंगा। मैंने एक बार ये कहा था कि वर्चुअल मीटिंग मोदी लेता है तो एक साथ 300 जगह होती है और हर एक जगह 1000 लोग होते हैं। हम इस वर्चुअल मीटिंग में 10 आदमी से ज्यादा एक नई मीटिंग क्रिएट, जैसे आप अपनी जगह बैठे हो वहां वर्चुअल कर सकते हो, हम जो बात कह रहे हैं 50 आदमी सुन सकते हैं, आप इकट्ठा करके बैठो। और मैंने वो डीपी सिंह जी साहब को भी कहा, हम इसको, इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इतना यूज करें तब कोई थोड़ा बहुत हमारी अवेयरनेस आएगी। जहां जो व्यक्ति बैठा है उस मोहल्ले में ब्लूटूथ लेकर के माइक लगा के बैठ जाएगा, आज मीटिंग है और ये हो। और फिर हम आपस में 5-10 लोग जो हैं वो ग्रुप में एक्सपर्ट आदमी को ला करके और उससे कुछ बात कहें, डेटाबेस बात कहें। ये हवाई किले और राजनीति की बातें करने से हमें कोई वो प्रॉफिट, क्योंकि लोग बयास्ड हो जाते हैं कि ये तो उस तरफ की बात कर रहे होंगे। लेकिन रियल डेटाबेस, जैसे सिंचाई की बात है तो कोई गवर्नमेंट के बात समझ में आती है कि यार क्यों बंद कर दिया, बांध बना था, चीन ने बनाया, तुमने क्यों नहीं बनाया। ये बात जो है डेटाबेस आए। हाँ रूपचंद जी, अब आप 2-3 मिनट है, आप समाप्त कर दीजिए इसको, सेशन को, कि हम कहाँ भटके, कहाँ किया और क्या करना चाहिए था। आप फाइनल कर दीजिए रूपचंद जी। बस इसमें मेरा यही है कि मानव समाज का अस्तित्व जो है वो नेचर और उसके अपने समाज से है, और जब मानव समाज का अस्तित्व उसके प्रकृति से और समाज से है, इसलिए हमें वही अर्थव्यवस्था चाहिए जो प्रो नेचर और प्रो ह्यूमन हो, वही पॉलिटिक्स चाहिए जो प्रो नेचर प्रो ह्यूमन हो, और वही कल्चर चाहिए जो प्रो नेचर प्रो ह्यूमन हो, और वही लाइफस्टाइल चाहिए जो प्रो नेचर प्रो ह्यूमन हो। ये अगर 4 चीज़ें हम अपने यहाँ अडाप्ट करें पब्लिकली और इसको हम बढ़ा दें, तो पॉसिबिलिटी है कि हम इस पॉल्यूशन से, इस इंडस्ट्रियलाइजेशन से, इस वार मॉन्गरिंग वर्ल्ड से हम निजात पा सकते हैं। पर इसके लिए बिल्कुल एक नया मॉडल की जरूरत है, जिसमें हर जगह उनका नॉलेज, उनकी टेक्नोलॉजी, उनका प्रोडक्शन मेथड इस इंडस्ट्री से टोटल डिफरेंट होगा। बस चलो ठीक है आप सभी का। मैं एक आपको सूचना दे दूं कि आपने जो बात कही रूपचंद जी, इस लाइन पे मोदी सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बाद में ईज ऑफ लिविंग पे बढ़ रही है। मैं इस बात को आपको इसलिए कह रहा हूं कि मैं एक एक लाइन सुनता हूं। ईज ऑफ लिविंग के अंदर इन्होंने ये माना है कि मैं गैस दे दूंगा, मैं उसको बिजली दे दूंगा, मैं उसको जो है पानी का नल पहुंचा दूंगा, और मैं उसके लिए अनाज दे दूंगा। ये इन्होंने मॉडल माना है। अब हम जो मॉडल की परिकल्पना कर रहे हैं, वो सरकार ने मॉडल जो माना है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत इनको कह दिया बिजनेस करो। अब ये टोटल केंद्रित अपना जो इस चुनाव का जो प्रचार है वो ईज ऑफ लिविंग का नारा गढ़ा है, और 4 जातियों के अंदर इन्होंने बांट के और इनका बाइफर्केशन और ये आ रहा। अब लिविंग में आप ये मानते हो कि गैस होते ही ओके हो, पानी नल में आते ही ओके हो, बिजली आपके घर आ गई तो आपका लिविंग बन गया। लिविंग के मायने क्या है, ये आम जन इस बात को सुख, शांति, समृद्धि, ये भी है मन में एक हो जिसको सिक्योरिटी हो, लेकिन अब नहीं हो पा रहा है।
जो भी है, अब सरकारें हैं, हम तो ज्यादा से ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते हैं ये प्लेटफॉर्म पर, लेकिन जब तक हम इन प्लेटफॉर्म को बड़ा नहीं बढ़ाएंगे, दायरा नहीं बढ़ाएंगे, कुछ एक्सपर्ट लोगों को ईज ऑफ लिविंग के मायने क्या है, हम कौन सी नेचर के साथ में इंटरेक्ट करके कैसे जिंदगी पुराने जीते थे कैसे जी सकते हैं, तब तक ये जो है ये मॉडल ही चलेंगे, इंडस्ट्री वाले ही मॉडल चलेंगे, और उसके अंदर हमें दौड़ भाग करनी है, जैसे भी हो उसमें, जैसे जिलाए हमारे आका वैसे हम जीना है, इसी के सिवाय कुछ नहीं। आप सभी के आने का धन्यवाद, और सेशन रिकॉर्ड है, मैं भेज भी दूंगा मैं आपको, और अगले सेशन में, क्योंकि अभी बजट पे केंद्रित ही रहेगा 1 फरवरी तक, तो हम ईज ऑफ लिविंग पे हो सकता है अगले सेशन में मैं कोशिश करूं कि ये जो है लाऊं, ईज ऑफ लिविंग का थोड़ा स्टडी करके आप सभी मिलिएगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद, थैंक यू। हनुमान जी, मौसम कैसा है आपके? लग तो रहा है जैसे मावठ है क्या?